So last time we had completed the solubility cases and go through all those cases. And in future also, if you have got any doubt in those parts, keep revising those things. Those are the important part. I'm telling you that because एक तो individually they are important, but उसके अलावा और क्या है कि पुराने cases can be brought into these cases है ना, जो pH के calculation, buffer solution, all these things can be brought in the cases of solubility. So that becomes a favorite topic of JEE these days. ठीक है देखोगे कि इधर फ्रीक्वेंटली जो इधर पूछा हुआ क्वेश्चन है मोस्टली सॉलिडिटी के केसेस होते हैं दे आर मर्जिंग इट विद द प्रीवियस सेक्शंस आल्सो so that's one part but what today we are going to discuss is the remaining part of the ionic equilibrium obviously तो तीन पार्ट बेसिकली बचे हुए हैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं एक जो है we'll be discussing about some cases of titration that means there is some aqueous solution of HCl उसका titration में करवा रहा हूँ NaOH से या NH4OH से what kind of cases we are going to get and then we'll be talking about something called theory of indicator and then एक चीज जो है नॉर्मली यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं कभी जीओसी में कवर कर लेते हैं कभी कभी तो बायोमोलिक्यूल्स में जाके कवर कर लेते हैं दैट इज द केस ऑफ ज्विटर आयन का केस देखेंगे हम लोग देयर इज समथिंग कॉल्ड ज्विटर आयन उसकी बात करेंगे तो टाइट्रेशन में बेसिकली सबसे पहले होता क्या है विल बी गिवन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ known substance with unknown concentration ठीक है जैसे मैंने बोला aqueous solution of HCl दे दिया है but we don't know what is the concentration of it and you need to determine the concentration of that HCl in that given solution by treating it with some जैसे ये HCl है एसिड है तो बेस के साथ टाइट्रेशन करेंगे तो जो बेस का सॉल्यूशन रहेगा दैट विल बी अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका ड्रॉप वाइज एडिशन वी कीप डूइंग and then we wait for some mechanisms to indicate that the reaction is complete and at that point we do the calculation of at equivalence point और उसके बाद फिर हम लोगों को पता चल जाता है we'll do that part also लेकिन इसमें बेसिकली दो टर्म पहले तो यूज होंगे एक तो हम लोग बोलते हैं टाइट्रेंट और टाइट्रेटर और दूसरा होता है टाइट्रेंट जिसको एनालाइट भी बोलते हैं तो दो तरह के टर्म्स यूज होते हैं एंड मोस्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन और द कंडीशन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है तो फर्स्ट थिंग लाइक आई टोल्ड यू विल बी गिवन अ सॉल्यूशन जिसका सब्सटेंस तो नोन होगा बट उसका कंसंट्रेशन वी डोंट नो तो वी नीड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट substance which is already known but concentration is we are going to treat that by a reagent जैसे मैंने बताया if I am having an aqueous solution of HCl मान लो यहाँ पे we have got aqueous solution of HCl and then we are going to treat it with जैसे अभी मान लो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ब्यूरेट से विल बी एडिंग ये लैब में किया भी होगा तुम लोगों ने तो ब्यूरेट से वी आर गोइंग टू ऐड aqueous solution of NaOH मान लो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कुछ V1 था यहाँ पे मार्किंग्स विल बी देयर तो यहाँ पे मान लो V2 था एंड व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पे ये NaOH का जो सॉल्यूशन है ना दिस इज aqueous solution of NaOH with known concentration तो इसी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल देते हैं देखो यहाँ पर लिखा है एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम तो जैसे मैंने बोला V1 was the volume of this solution and where the known concentration कुछ concentration इसका 0.1 0.2 whatever is there it will be known now what we are going to do we'll be adding it drop by ये आना start होगा and then reaction will be happening till all the HCl is consumed जैसे ही वो कंज्यूम हो जाएगा देयर विल बी सम मैकेनिज्म व्हिच इज गोइंग टू इंडिकेट मी दैट द रिएक्शन इज कंप्लीटेड और उसी की बात आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं और जैसे ही ये हो जाएगा आई कैन फाइंड आउट कि मान लो यहाँ पे आके कंप्लीशन हो गया यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया इक्विवेलेंस पॉइंट के टाइम पे समहाउ वी आर नोइंग दैट कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिससे विल बी नोइंग दैट ये रीडिंग यहाँ पे आके इक्विवेलेंस पॉइंट पे आ चुका है तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव मान लो इसका वॉल्यूम जो एक्वस सॉल्यूशन का ऑफ HCl था इसका इनिशियल वॉल्यूम कुछ V था तो मान लो इसका V इनटू इसकी मोलरिटी कुछ रही होगी एंड हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी एन फैक्टर की बात की है वैसे तो आयनिक के बाद फिर से वॉल्यूमेट्रिक में जाके और बहुत डिटेल में करने वाले बट एसिड बेस के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था
कि जितने HCl के मोल्स हैं उतने ही NaOH के मोल्स चाहिए होंगे. यू कैन डू दैट बाय इवन बाय द रिएक्शन आल्सो, है ना. तो into 1 will be equal to, इसका देखो V1 minus V2 is the volume of NaOH which has entered into the solution, that much into इसकी molarity. कुछ मान लो इसकी molarity जो थी ना, that was some C, तो मैंने C लिख दिया. into इसका भी एंड फैक्टर 1 है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर कर दिया. एंड देन वी कैन राइट कि ये मोलरिटी जो थी ना, जो HCl सॉल्यूशन की थी, दैट विल बी V1 minus V2 into C into 1/1, 1/V. तो V रहने दो, 1 हटा ही देता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पर इफ सम एन फैक्टर वाज देयर तो वो आ जाता. तो ये एक बेसिक मेथड है कि जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर पाएंगे. बट द प्रॉब्लम इन दिस पार्ट इज कि कौन इंडिकेट करेगा, कैसे पता चलेगा, तो उसी की थ्योरी आज पढ़ने वाले. बट आई वांट टू शो यू कि डिफरेंट केसेस में क्या क्या टाइप के हम लोग ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं. जैसे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, that whenever you are going to do acid based titration na, you'll be observing a sharp change in pH near the equivalence point during acid based titration. ठीक है, this is very important. इसी बेसिस पे समझ लो कि टाइट्रेशन जो इंडिकेटर की थ्योरी है ना, that is based on this part only. We'll be talking about that also, but I just want to show you some of the titration cases जहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह के टाइट्रेशन में ग्राफ आने वाले पीएच वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और टाइट्रेटर एडेड. ठीक है, जैसे एक टिपिकल मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हारे सामने. try this question and then we'll be discussing the remaining part of it. जैसे if I give you this question, थोड़ा सा number of questions ज्यादा दिखेंगे, but there is a purpose of this question. But any doubt, just ask me. If you have got any doubt, just ask me. Otherwise, we are going to solve this question and then we'll be having some conclusion with this example. हाँ, अभी मैंने क्या किया है कि टाइट्रेशन करने की बात की है, बट मैंने देखो यहाँ पर टाइट्रेशन में तुमको मोलरिटी ऑलरेडी दे दी है ना. तो द टारगेट इज नॉट टू गेट द मोलरिटी हियर, target is to get the pH. But whatever answers we are going to get now, we'll be having some observation based on those answers. ठीक है, तो अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो. if you have any doubt till now. चलो ठीक है, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, साथ में ही सॉल्व करते हैं, बिकॉज डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. क्वेश्चंस वगैरह तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है. तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इफ आई आस्क यू, देयर इज नो NaOH सॉल्यूशन एडेड टू इट, तो व्हाटएवर वाज द pH दैट विल बी द pH इनिशियली, है ना. तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो था ना, बिफोर एनी रिएक्शन, इट वाज 0.1, दैट इज 10⁻⁻1. सो वी आर सेइंग H प्लस फ्रॉम HCl जो था, that was 1 into 10⁻⁻1 only, because 1 HCl is going to give you 1 H plus, and it is a strong acid, and that's why this will be the H plus from HCl, because it is more than 10⁻⁻6, so we don't have to take the H plus from water, and that's why we can directly write pH will be 1, है ना. तो that was the case number 1, जो case 1 to 10 हम लोगों ने किया था, जिसमें first case was strong acid, और acid के लिए we'll be calculating H plus from acid or acid, strong acid or strong acids, and then if it is more than 10⁻⁶, तो minus log of H plus will become the pH, है ना. ये पढ़ा था हम लोगों ने. तो this was the first question. Second question, if I ask you, अभी देखो second question से कहानी कहाँ पे change होने वाली है. Whenever you are adding NaOH solution, the basic point is you are not only adding NaOH, you are adding water also. That means you are adding the whole solution. तो दो impact आने वाले. एक तो ये होने वाला है कि NaOH जो आ रहा है नीचे, that will be reacting with HCl, it will be neutralizing it. If it is sufficient enough तो completely neutralize करेगा. अगर थोड़े बहुत मोल्स आए तो वो partially neutralize करेगा. But साथ ही साथ एक चीज और हो रही है, you are adding some volume also, है ना. Because you are adding solution, you are adding volume, and that's why the total volume is changing with the reaction, है ना. So that's why in this case, 1 minute, just one. Okay, so what I was saying ki, in this case, if they are giving you such type of situation, we need to find out what is the total volume after 50 ml of NaOH solution was added, and साथ ही साथ what was the net H plus remaining, and then only we can calculate the pH. जैसे if I ask you the answer of this question, what we are going to write, we have HCl already,
Initially it was, देखो 100 ml 0.1 m का मतलब है we have got 10 millimoles है ना. Volume in ml into molarity gives you millimoles directly है ना. So this is going to give you NaCl plus H2O, that is the reaction. और already balanced है, इसमें कुछ ज्यादा लोचा भी नहीं है. So before reaction we had 10 millimoles of this, and when I have added 50 ml, देखो इसकी molarity 0.1 ही है, तो 50 into 0.1 is we have added 5 millimole of it, है ना. And then after reaction this will become 0 because this is the limiting reagent. Already coefficients are 1 and 1, so that's why जिसके मोल कम वही limiting reagent है. And this will remain 10 minus 5 है ना, which is equal to 5 millimole. Now with these many millimoles, if I ask you what is the concentration of the remaining HCl in the solution, it will not be 5 upon 100, it will become, if I ask you what is the concentration of HCl, we'll write millimoles upon the remaining millimoles upon volume in ml likhna hai, but the volume has become 100 plus 50 hai na? And that's why it has become 1 by 30, or we can say 30 raised to minus 1, which is definitely greater than 10 raised to minus 6. And that's why यहाँ पे if they are asking you pH कितना होगा, तो minus log of 30 raised to minus 1, which will become log 30, so that will be 1.48 जैसा है ना, log 1 log 10 plus log 3. Is it okay? Any doubt? देख लो, क्योंकि यही काम मैं 3-4 अभी अगले 2 क्वेश्चन में भी करने वाला हूँ. Any doubt up to this point? Now third question, if you see, मैंने जानबूझकर यहाँ पर देखोगे ना सर, कहोगे सर क्या अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 99 ml दिया, फिर 100 दिया, फिर 101 भी दे दिया, और फिर अचानक से 150 पे चले गए. तो समथिंग इज हैपनिंग एट दैट नियर दैट पॉइंट है ना. तो यही पॉइंट मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ. इफ आई सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन ना, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या आ रहा है, वी आर एडिंग 99 ml ऑफ NaOH solution has been added. कहानी वही है, प्रोसेस वही है. up to this question the process everything is same. So what we are saying, HCl plus NaOH giving NaCl plus H2O, and then before reaction total. अब ऐसा मत कर लेना कि सेकंड क्वेश्चन में तो ऑलरेडी 5 मिलीमोल बचा हुआ था, वो हम लोग, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन था. दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. स्टार्ट से इफ आई एम एडिंग 99 ml ऑफ NaOH, तो क्या होने वाला, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. देखो यहाँ 10 मिलीमोल्स है, यहाँ मोलरिटी इसकी 0.1 है और 99 ml ऐड किया, तो these many millimoles, that is 9.9 millimole, that much we have added. And then after reaction, अच्छा NaCl का कोई impact नहीं है, this is salt of strong acid and strong base, that doesn't affect the pH of the solution है ना. तो after reaction it will be 0.1, this will become 0, and that's why what we are saying कि if now I have to calculate, this is these many moles millimoles of HCl. So now if I ask you what is the concentration of HCl, we'll write 0.1 upon 100 plus 99 है ना. Is it okay? Very close approximation कर रहे हैं, not exact, but क्योंकि complicated calculation हो जाएगा. This is very close to, if you see 199 की जगह 200 ले लो, तो we are getting 1 by 2000 है ना. That is 2000 raised to minus 1. Still it is greater than 10 raised to minus 6, and that's why if they are asking you pH, will be saying it will be log 2000, and that is 3.3 हो जाएगा है ना. log 2 plus log 1000, log 1000 is 3 log 10 है ना. Is it okay? तो 3.3 आ रहा है. So this is the answer of the third question. I'm just giving you the answers and then we'll have a discussion कि ये numbers क्या indicate कर रहे हैं. But just I wanted to express one part कि कुछ नहीं ऐड किया था तो 1 था, 50 ml ऐड किया तो 1 से 1.48 पे गया, 99 किया तो 1.48 से 3.3 गया. बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म जैसा चेंज दिख रहा है ना. फर्स्ट 50 में 1.5 से थोड़ा सा कम था, सेकंड 50 ml और 49 ml में, ये 49 ml में टू बी मोर स्पेसिफिक, नेक्स्ट 49 ml में इट इज गोइंग फ्रॉम 1.48 टू 3.3. नाउ अभी तक मैंने 99 ml टोटल ऐड किया है, वो टोटल 1 से 3.3 तक जा चुका है. नाउ इफ आई आस्क यू द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन आई एम एडिंग 100 ml of NaOH solution,
100 ml of NaOH solution is having 10 millimoles of NaH, है ना, which means HCl is completely consumed, है ना. So this is the equivalence point we are talking about. So HCl plus NaOH giving NaCl plus H2O. In this case, we are saying before reaction this was 10 millimole. This was 10 millimole. So after reaction, both of them will be completely consumed, and that's why we are saying that this is the equivalent point wala case, equivalence point wala case, hai na? This is equivalence point. Now, at equivalence point, what we are saying that it is aqueous solution of NaCl only, and that becomes the salt hydrolysis ka first case. Salt of strong acid and strong base is having pH equals 7, है ना, and that's why we are saying यहाँ पे we'll be writing, they are asking you pH कितना है, तो इस केस में pH is 7. So whenever you are treating, whenever you are doing the titration of strong acid with strong base or strong base with strong acid, na, pH equals 7 is the equivalence point, because at equivalence point you will not have any acid left, you will not have any base left, you will be having salt only, and that salt will be salt of strong acid and strong base. तो यहाँ पे 7 आ गया, but the important point is देखो 99 ml तक यहाँ 3.3 ही आया, 0 ml to 99 ml it has come from 1 to 3.3, है ना, 1 से लेकर 3.3 पे आया, and within 1 ml it is moving to 7. मतलब 99 ml ऐड किया तो 2.3 का चेंज आया, और अचानक से जस्ट एक एक्स्ट्रा, एन एक्स्ट्रा ml इज ब्रिंगिंग इट फ्रॉम 3.3 टू 7 सीधा लेकर चला गया. 3.7 का रेज मिल गया इसको जस्ट इन 1 ml. एंड अगला 1 ml भी चेक कर लेते हैं. इफ आई एम एडिंग 1 मोर ml, दैट मींस 101 ml वाला केस. इफ आई आस्क यू, if you see that, if I'm adding 101 ml of NaOH solution, देखो क्या होगा. Now we have got base extra, है ना, this is 10.1 millimole of NaOH solution, है ना. So that's why if I'm having HCl plus NaOH giving NaCl plus H2O before reaction, this was 10 millimole, this is 10.1 millimole, this was, ये तो start में था नहीं, and then we are saying कि after reaction what is going to happen, this will be 0, this will become 0.1 millimole, and that is remaining, and that's why it is becoming aqueous solution of strong base, है ना. ये तो बन जाएगा 10, but we are saying यहाँ पे this is becoming aqueous solution of. So my point is whenever you have got such kind of case ना, बफर के टाइम पे ही ऑलरेडी मैंने समझा दिया था ये बात कि whenever they are giving you any sort of titration ना, always find out कि after reaction what are the substances left out, and that is going to give you one of those 1 to 10 वाला केस जो है ना, और बफर सॉल्यूशन कुछ ना कुछ उसी में से एक मिल जाएगा. ठीक है, तो aqueous solution of strong base हो गया ये. And that's why this time we are calculating NaOH का concentration after reaction कितना है, तो we are saying 0.1 by 100 plus 101. इसको भी approximately we can write 1 by, ये जो 2010 आने वाला था अभी, right now I am writing approximately. Again we can do the exact calculation. Right now I am not interested in that. I just want to give you the idea कि pH का चेंज किस रेंज में हो रहा है. तो यहाँ पे we are saying OH माइनस अगर इतना है 2000 रेज टू -1 है, तो फिर पीओएच जो होगा ना, दैट विल बिकम इन दिस केस log 2000 minus log 2000 raised to -1, that means log 2000, which is 3.3. So pH is becoming 14 minus 3.3, and that is 10.7. जरा ध्यान से देखो, ये तीन नंबर, एक नंबर है 10.7 which is at 101 ml. Just 1 ml before it was pH equals 7, and उससे 1 ml और पहले the pH was 3.3. मतलब within 2 ml we are moving from 3.3 to 10.7 within 2 ml. And that's why if you start observing the graph of such kind of cases ना, अब इसके बाद देखो क्या है, फिर से 150 पे भी ऐड करके निकाल सकते हैं. एंड वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब है नाउ यू आर हैविंग ऑलमोस्ट ऊपर का पूरा सॉल्यूशन है, नीचे का सॉल्यूशन उसके सामने नेग्लिजिबल है.
एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यहाँ पर pH विल बिकम 13, क्योंकि NaOH का सॉल्यूशन अगर 0.1 m है ना, और उसका इनफाइनाइट वॉल्यूम में जरा सा तुमने HCl का वॉल्यूम ऐड भी कर दिया ना, तो इट इज हैविंग pH टेंडिंग टू, आई विल से इट इज टेंडिंग टू 13, जरा सा नीचे रहेगा, बट ऑलमोस्ट 13, 12.9999 भी बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज टेंडिंग टू 13, है ना। तो सिक्स क्वेश्चन का कोई बहुत बड़ा सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट, जैसा तुमने फिफ्थ किया वैसा सिक्स भी कर सकते हो ना। तो माय पॉइंट इज, ये पूरी कहानी में पर्पस क्या था तुमको बताने का, कि इफ यू ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ टाइट्रेशन ना, तो इसका ग्राफ तुमको कैसा मिलेगा। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और मान लो मैंने HCl का सॉल्यूशन में टाइट्रेशन करवाया है NaOH से, आई एम जस्ट गिविंग यू वन कॉपी पेस्ट फ्रॉम इंटरनेट वाला एक अच्छा सा ग्राफ दिया होता, वही दिखा रहा हूं मैं। ये देखो कुछ ऐसा ग्राफ है। इसका ग्राफ का मतलब क्या हुआ, देखो इक्विवेलेंस पॉइंट इज लाइक 7 पे, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, हमेशा ये 7 पे रहेगा, नॉट इन ऑल द केसेस, बट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में इट विल बी एट 7। तो 7 में कहानी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो खैर ये डेटा पॉइंट अलग है, ये डेटा पॉइंट अलग है। यहाँ पर आई कैन राइट, ये देखो यहाँ 25 ml पे ले रखा है, आई एम जस्ट कैंसलिंग इट, ये नंबर्स थोड़े से अलग दे रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है उसके लिए दिस नंबर वाज 100 ml पे, है ना। 99 पे, जस्ट 99 पे व्हेन वी आर गोइंग, इट इज गोइंग फ्रॉम 3.3 जैसा कुछ था, है ना। तो मैं कहूंगा ये पॉइंट जो है ना, दिस इज 1 ml बिफोर, एंड ये वाला यहाँ तो ऑलमोस्ट वर्टिकली दिखा दिया, जरा सा टिल्ट होगा बट इट विल बी वेरी फास्ट चेंज। तो 3.3 से, लाइक इफ आई से दिस इज 3.3 जैसा, तो ये 99 ml वाला डेटा है। एंड देन ठीक बाद में 10.7 जैसा, इट इज लाइक यहाँ पे कहीं, इफ आई से 10.7 पे वी हैव गॉट द डेटा एट 100 ml। तो देखो ना, मैंने अगर इतना भी कर दिया ना, तो इट विल बी ऑलमोस्ट वर्टिकल, इफ नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल, इट विल बी ऑलमोस्ट वर्टिकल, है ना। विद इन 2 ml वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इफ यू सी, स्टार्ट से मैं चला तो इट वाज हैविंग अ स्लो चेंज, near the equivalence point the pH का change is very very fast, है ना। any doubt up to this point, and this is the part we are going to utilize while understanding the theory of indicator, but if you have any doubt just ask me, I'll just show you बाकी सब में कैसे कैसे graphs हो सकते हैं। This was the case when I'm talking about titration involving strong acid and strong base, है ना। तुम अपने ये जो मैंने सॉल्व किया उसके हिसाब से तुम अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, एंड यू विल बी फाइंडिंग सिमिलर नेचर ऑफ द ग्राफ इवन इन दिस क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट जस्ट आस्क। बट जो मैसेज मैं देना चाह रहा था इस पूरे कैलकुलेशन से और ये जो ग्राफ दिखा के, दैट वाज near equivalence point you are going to observe a very sharp change in pH within 1-2 ml while doing the titration. Is it okay? I'll just show you other graphs also and then we'll see that कि कहाँ पर limitation आ सकती है. So if I give you another graph which is स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हो सकता है तुमने एसिड को ट्रीट किया है बेस से, तो दिस वाज द केस वेयर इट वाज एसिड का टाइट्रेशन किया था तुमने बेस से। इफ आई टॉक अबाउट, तो ये पहला वाला केस था जो मैंने बोला। वैसे उल्टा करोगे तो उल्टे नेचर का ग्राफ आएगा, देयर विल बी गेटिंग कि स्ट्रॉन्ग बेस का मैंने किया, मान लो यहाँ जो मैंने किया है दिस इज एसिड का टाइट्रेशन बेस से करवाया है, उल्टा किया होता तो फिर क्या आता देखो। ये जो मैंने बोला दिस वाज द केस वेयर वी आर डूइंग द टाइट्रेशन ऑफ, ये वाला पार्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड बीइंग टाइट्रेटेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस है। बट अगर उल्टा किया होता तो बेस का सॉल्यूशन विल बी हैविंग पीएच नियर 13 जैसा है, और फिर वो कब होने लगेगा, अगेन विल बी ऑब्जर्विंग अ वेरी शार्प चेंज इन पीएच नियर इक्विवेलेंस पॉइंट। देखो ना, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर गया, देखो बहुत कम एमएल का चेंज है बट द पीएच का चेंज इज वेरी लार्ज, है ना। इट इज फॉलोइंग अ लॉट नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। ये दूसरी कहानी है। वैसा ही इफ आई गो फॉर अदर टाइट्रेशन केसेस, स्ट्रॉन्ग एसिड की चलो जगह, चलो मैं स्ट्रॉन्ग वीक एसिड कर देता हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट देयर। तो वीक एसिड का अब अगर मैं टाइट्रेशन करूँ ना, तो स्टार्ट में जैसे इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने जो 0.1 m एक्व सॉल्यूशन ऑफ CH3COH किया था, उसका आंसर इज कमिंग नियर टू 2.85। तो ये कहानी जो हम लोगों की स्टार्ट हुई थी, इट इज द केस ऑफ इफ आई एम डूइंग द टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बाय NaOH वाला पार्ट।
तो अगेन यहाँ पर क्या है ना, इक्विवेलेंस पॉइंट बता रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि 25 ml से स्टार्ट किया होगा, है ना, जो दिया हुआ डेटा है उसके हिसाब से। तो नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर कि जो मैंने अभी तक स्टार्ट किया था स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, जो कहानी 1 से स्टार्ट होने वाली थी, वो यहाँ जैसे एसिटिक एसिड के लिए इट विल बी स्टार्टेड एट 2.85, इट इज 0.1 m CS3COH सॉल्यूशन। ठीक है, वही मोस्टली यही नंबर लेकर दे आर टॉकिंग अबाउट दिस केस ओनली। बट व्हाट हैपेंस इन दिस केस ना, बीच में देखो ये कहानी थोड़ी सी फ्लैट जा रही है, यहाँ पे एग्जैक्ट फ्लैट यहाँ दिखाया नहीं है, बट दिस इज द केस वेयर ये जो रीजन है ना, ये बीच में जो फ्लैट वाला रीजन आता है ना, ये देखो ये यहाँ पर देखो ये सीधा ऐसा गया है ना, यहाँ पर देखो ये ऐसा जाके फ्लैट होते हुए फिर से ये ऐसा गया है। तो ये जो रीजन है ना, दिस इज द रीजन ऑफ बफर सॉल्यूशन। Because once you start doing the titration of weak acid by NaOH ना, CS3CONA बनने लगेगा। You have got CS3COH and you are forming CS3CONA, and that's why you have got weak acid and the salt of weak acid with strong base, and that's why that is the buffer solution. तो यहाँ क्या हो रहा है ना, बीच में we are getting the buffer solution near this part जो दिख रहा है यहाँ पे। Again when we are going for equivalence point or near equivalence point, a sharp change in pH we are observing here, है ना, a sharp change in pH we are observing. Any doubt? Any doubt up to this point? अब इसी में उल्टा अगर मैं कर दूं, स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करवाने लगूं मैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन मैं वीक एसिड से कराने लगूं, तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जस्ट वही डिफरेंस होने वाला है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट केस वेयर वी आर हैविंग वीक बेस का टाइट्रेशन मैं अगर करवा दूं स्ट्रॉन्ग एसिड से, अभी वीक बेस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं और स्ट्रॉन्ग एसिड पे जाना चाह रहा हूं, तो नाउ दैट इज दिस केस। अभी वीक बेस से जब स्टार्ट करेंगे ना, तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, वीक बेस से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस में एकदम ऊपर से होने वाला था वो थोड़ा नीचे से जाएगा। तो लाइक आई टोल्ड यू, जैसे एसिटिक एसिड के लिए 2.85 होता था, वैसे ही इफ आई एम टॉकिंग अबाउट NH4OH, तो इट विल बी नियर 2.85, सिर्फ माइनस कर दो, दैट विल बी 11.15 जैसा ना, तो दिस विल बी लाइक 11.15 फॉर 0.1 m NH4OH solution. फिर से when you start adding HCl, तो ये NH4Cl बनाना स्टार्ट करेगा, that means we are talking about we have got NH4OH and NH4Cl का combination. So that's why in this region, ये जो बीच वाला region है ना, slightly flatter, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे this is the region for buffer solution again. बट फिर से like I told you, ये वाला रेंज देखो, sharp change in pH we are observing, है ना, any doubt? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? अभी क्या हो रहा है ना, इसको तीनों को देखो एक बार में और फिर मैं चौथा एक कर दूंगा। व्हेन वी हैड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो बहुत ही शार्प चेंज इन पीएच का रेंज ही बहुत बड़ा है, एंड ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट फ्लैट जैसी लाइन दिख रही है ना, दैट इज वन पार्ट। द मोमेंट आई एम स्विचिंग टू स्ट्रॉन्ग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड ना, ये ग्राफ देखो नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया ना, ये थोड़ा ऊपर उठ गया है। वैसे ही जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग बेस की जगह अगर वीक बेस पे चलाया ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ दब जा रहा है थोड़ा सा, है ना, यही फर्क आ रहा है। तो अगर मैंने वीक एसिड वीक बेस ले लिया ना, तो कहानी और दबी हुई दिखेगी, बहुत छोटा सा रेंज दिखेगा तुमको चेंज इन पीएच का। तो व्हेन वी आर स्टार्टिंग एट दैट पॉइंट ना, सो आई विल बी गिविंग यू अनदर ग्राफ, डू आई हैव दैट, नहीं यहाँ नहीं है, ओके, हाँ। So if I'm having weak acid and weak base, ये देखो कहानी कितनी दब के आ रही है। I've got one such graph, इस तरह की कहानी आ रही है। There is a sharp change in pH, but वो रेंज बहुत छोटा दिख रहा है ना, ये रेंज जो है ना, एक तो बहुत ज्यादा फ्लैट हो चुका है, बहुत ज्यादा वर्टिकल जैसा नहीं दिख रहा है, और वो भी बहुत छोटे रेंज में दिख रहा है। इज इट ओके? इवन पीएच का रेंज जो चेंज शार्प चेंज वाला था ना, दैट इज वेरी स्मॉल। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट? अब यही जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी है ना, इसी को यूटिलाइज करते हैं हम लोग व्हेन वी आर डीलिंग विद द इंडिकेटर, दैट मींस वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट सो दैट विल बी गेटिंग अप्रोप्रिएट इंडिकेटर व्हिच इज गोइंग टू इंडिकेट मी, लाइक आई टोल्ड यू, जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, मैंने तुमको दिया था 100 ml ऑफ 0.1 m, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी ये कंसंट्रेशन दे दिया था।
बट व्हेन यू आर डूइंग इट प्रैक्टिकली ना, तो फिर वहां पे तो ये कंसंट्रेशन दिया नहीं रहेगा, वी नीड टू फाइंड इट, है ना। अनिल, which graph you are talking about? This second or second case? You are talking about this one? So, हाँ सर, दिस वन, सो दिस Strong वन। is being हाँ titrated by strong acid, है ना। ओके। हाँ। नो, दूसरा केस जो मैंने बोला ना, इसमें वीक एसिड बीइंग टाइट्रेटेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, वैसे ही मतलब यू कैन टेक ऑल द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेस, है ना। ऐसा जितना कॉम्बिनेशन है वो तुम करवा सकते हो। नो, टाइट्रेंट कौन है, टाइट्रेंट या टाइट्रेटर कौन है, और टाइट्रेंट कौन है, वो भी कहानी एक स्विचिंग वाली है। तो एक तरफ मैंने मेनली यहाँ देखो एसिड था, तो मैंने एसिड का टाइट्रेशन बेस से करवाया पहले वाले में, सेकेंड वाला में बेस का एसिड से करवा दिया। बट यहाँ पर दूसरा जो केस था, वीक एसिड का मैंने करवाया है, 1 मिनट, इन्वॉल्विंग वीक एसिड और वीक बेस में दो केसेस बना दिए इनफैक्ट, पहला ये और दूसरा ये, है ना। और फिर लास्ट वाला वीक एसिड एंड वीक बेस जब लिया तो वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ ग्राफ। अब ये चारों केसेस में जब हम लोग बात करते हैं कि अपने को इक्विवेलेंस पॉइंट पता कैसे चलेगा, यहाँ तो मेरे पास कंसंट्रेशन दिया हुआ था, तो आई हैव कैलकुलेटेड दैट कि 100 ml ऐड करने पर ना आई एम गोइंग टू गेट द इक्विवेलेंस पॉइंट। बट इफ आई डोंट नो द HCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, 100 ml ऑफ एक्व सॉल्यूशन ऑफ HCl तुमको दे दिया है, नाउ आई नीड टू फाइंड आउट कि कुछ तो करके पता चल जाए। पीएच की बात अलग है, यहाँ पर्पस ये है कि इसका कंसंट्रेशन कितना ये पता करना है। So I'll start adding NaOH 0.1 m and I'll be hopeful कि someone should indicate me, क्योंकि दिखता तो कुछ नहीं है ऐसे नॉर्मली, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl कलरलेस दिखेगा, NaOH का सॉल्यूशन कलरलेस दिखेगा। If I start adding that, someone should indicate, some mechanism should indicate that कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है, तभी तो उसके आगे कैलकुलेशन होगा, है ना। तो जो कैलकुलेशन मैंने ऊपर यहाँ जो करके दिखाया था तुमको, तो ये कैलकुलेशन तभी कर सकते हैं ना जब किसी ने बताया कि V2 जब आया है ना तो फिर इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। ये बताने के लिए दो मैकेनिज्म होती है, एक है महंगा वाला, एक है सस्ता वाला। महंगा वाला मैकेनिज्म होता है पीएच मीटर। पीएच मीटर इज द डिवाइस विच विल बी इंडिकेटिंग यू कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। बट लाइक आई टोल्ड यू, महंगा वाला है, तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इससे ज्यादा सस्ता जो मेथड होता है, दैट इज द मेथड ऑफ यूजिंग पीएच इंडिकेटर्स, एंड दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, है ना। तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज थ्योरी ऑफ पीएच इंडिकेटर। ये पीएच इंडिकेटर में ऐसा क्या है जो ये इंडिकेट कर देता है एट एन अप्रोप्रिएट टाइम कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। एक और ग्राफ में जस्ट दे देता हूं तुमको, क्योंकि ये बाद में भी इफ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन ना टाइट्रेशन के, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई एम गिविंग यू ऑल द टाइट्रेशन, टिपिकल टाइट्रेशन कर्व एट वन प्लेस। अगेन नंबर्स में भी डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग कंसंट्रेशन के अलग अलग ग्राफ्स आते हैं। मैंने कोई ग्राफ बनाया नहीं, सारे के सारे कॉपी पेस्ट है, तो कहीं ना कहीं से मुझे रेफरेंस में मिला इसलिए मैंने उठा दिया। इसलिए नंबर्स के पीछे नहीं जाना है, नंबर्स तुम इनफैक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल दीज ग्राफ्स। देखो पहला जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से करवाया, दैट इज फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ जो फर्स्ट रो में ही दिख रहा है, दैट इज वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखो ग्राफ थोड़ा ऊपर उठ चुका है। इसे मैं उल्टा किया, स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन करवाया वीक बेस, तो ये ऊपर जो ग्राफ था वो देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ चुका है ना। जो यहाँ पे ये ऐसा आने वाला था उसकी जगह ये थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि वीक बेस में इस तरह से जाने वाला है। यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो ये अभी भी नीचे की तरफ, यहाँ जैसे 2 लिखा हुआ है, ये एक जगह से लिया हुआ है, वो डेफिनेटली 0.01 m वाला रहा होगा। जो मैंने पहले लिया था वो 0.1 जैसा था, है ना। तो वो केस हो गया। फिर चौथा केस देखो बहुत ही फ्लैट जैसा दिख रहा है ना, ये जो मैंने बताया था, यहाँ शार्प चेंज इन पीएच भी ज्यादा दिख नहीं रहा है। एक पांचवा ग्राफ जो मैं दे रहा हूँ ना, दैट इज इफ आई एम हैविंग अ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, H3PO4 जैसा कुछ आ गया, एंड इफ आई स्टार्ट डूइंग द टाइट्रेशन बाय NaOH, देखो यहाँ पर तीन तीन बफर सॉल्यूशन के रीजन मिल रहा है। दिस इज बफर 1 where we have got H3PO4 along with H2PO4 minus, ये दोनों चीजें बफर कंपोनेंट्स बन के आ रही है। फिर से वी आर गेटिंग अनदर बफर पॉइंट, सो दिस इज अगेन दूसरा बफर है ये इस रेंज में, where we have got H2PO4 minus and HPO42 minus. इस बीच में we are getting the first equivalence point, we'll be calling it first equivalence point. तो अगर पॉलीप्रोटिक एसिड का टाइट्रेशन करवा रहे हो, you are going to get multiple equivalence point. तो डाइप्रोटिक है तो 2 equivalence point मिलेंगे, ट्राइप्रोटिक है तो 3 मिलेंगे। तो दिस इज फर्स्ट equivalence point. तो पहले एसिड था, H3PO4 था, when we have started adding NaOH, it is moving to a buffer solution which is a combination of H3PO4 H2PO4 minus. Then we are going to get the first equivalence point when all the H3PO4 is going to be converted into H2PO4 minus. तो वहां पर अपना फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया।
वहां पर हम लोग बोल रहे हैं वी हैव गॉट H2PO4 माइनस ओनली। ये जो बफर मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे वी हैव गॉट H3PO4 along with H2PO4 माइनस। फिर से यहाँ जो मैंने बफर बोला ना, यहाँ पे वी हैव गॉट H2PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस। दिस इज सेकेंड बफर। फिर से ये देखो, ये सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। एंड यहाँ पे वी हैव गॉट HPO4 2 माइनस ओनली। और इन सब के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये जो है ना, फिर से एक तीसरा बफर मिला यहाँ पे, तो वी आर सेइंग कि दिस इज द बफर वेयर वी हैव गॉट HPO4 2 माइनस एंड PO4 3 माइनस। ये तीसरा बफर है, एंड दिस इज थर्ड और फाइनल इक्विवेलेंस पॉइंट। वहां पे वी आर गेटिंग PO4 3 माइनस ओनली। इसके बाद भी कंटिन्यू किया तो वी आर गोइंग टू गेट कॉम्बिनेशन ऑफ PO4 3 माइनस एंड NaOH। तो वी हैव गॉट स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस का कॉम्बिनेशन है ना, वो केस भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट इन इवन इन दिस पार्ट, जस्ट टेल मी। सो वी आर गोइंग टू गेट 3 इक्विवेलेंस पॉइंट एंड 3 रेंज, 3 सेक्शंस ऑफ बफर सॉल्यूशन है ना। उनके मिड पॉइंट्स इंडिकेट किए हुए ग्राफ में, बट रेंज ऑफ इट विल बी द बफर सॉल्यूशन है ना। टेल मी इफ यू हैव गॉट एनी डाउट। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन कर्व्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, आगे भी बनेंगे। और इसको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं यहाँ पे इन द थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, थ्योरी ऑफ, टू बी मोर स्पेसिफिक, थ्योरी ऑफ पीएच इंडिकेटर। एनी डाउट इन दिस? चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में जाते हैं कि ऐसा क्या जादू हो रहा है इंडिकेटर के प्रेजेंस में दैट इट इज एग्जैक्टली इंडिकेटिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दैट मींस व्हेन द इक्विवेलेंस पॉइंट इज कमिंग, ऐसा क्या जादू इसके पास है कि ये तुमको इंडिकेट कर दे रहा है कि अब इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, स्टॉप एडिंग व्हाटएवर रिएजेंट यू आर एडिंग देयर, है ना। तो ये एक कहानी है। अब इसमें बेसिक थ्योरी क्या है ना, सबसे पहली कहानी ये है कि जब हम लोग पीएच इंडिकेटर की बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं दीज आर हाईली ऑर्गेनिक कलर्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनके पास एक पर्टिकुलर कलर होता है और काफी इंटेंस कलर होता है। इन डिफरेंट केसेस अलग अलग टाइप के कलर मिलेंगे, बट नॉर्मली हम लोग कहते हैं काफी इंटेंस टाइप के कलर्स मिलेंगे। एंड देयर कलर विल बी चेंजिंग aqueous solution in which they are present. That solution is going to change its color when the pH of the solution is going to change. अब ये क्या कहानी आ गई, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे पीएच इंडिकेटर्स की बात जब हम लोग करेंगे ना, इट इज गोइंग टू हैव टू फॉर्म नॉर्मली। अगर ये इफ दिस इज द डिसोसिएटेड एसिडिक फॉर्म, तो इसका आयनाइजेशन के थ्रू विल बी गेटिंग अ बेसिक फॉर्म। तो दिस इज द बेसिक फॉर्म। ये थोड़ा खिसक गया है। सो HIN, ये जो एसिडिक फॉर्म है, इसके कलर को मैंने कलर 1 या एसिडिक कलर बोला है, और ये जो IN माइनस है, इसके कलर को मैंने कलर 2 या बेस कलर बोला है। और इस इक्विलिब्रियम का कुछ एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद KIN। IN इज नॉट इंडियम, इट इज इंडिकेटिंग द इंडिकेटर के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इंडिकेटर के आयनाइजेशन का। This is the equilibrium constant. Is it okay up to this point? Any doubt? Now, at equilibrium, मान लो ये जो इंडिकेटर है, in whatever solution it is present, it will be reaching to equilibrium, है ना। So when we are talking about at equilibrium क्या होने वाला है, so we'll be saying that यहाँ पे we can write KIN will be equal to H plus into IN minus अपॉन, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये IN का मतलब इंडियम नहीं है, एलिमेंट इंडियम नहीं है। इट इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द एसिडिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, दैट HIN इज कंसिडर्ड टू बी एसिडिक कलर वाला इंडिकेटर, एसिडिक फॉर्म, एंड द बेसिक फॉर्म इज इंडिकेटेड बाय IN माइनस। ठीक है, तो दिस इज अपॉन HIN। अब देखो ना, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना दैट IN माइनस अपॉन HIN is going to be KIN अपॉन H प्लस, है ना। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसको देखोगे आगे मैं बहुत बार यूज करने वाला हूँ इन डिफरेंट केसेस, बट दिस इज द इक्वेशन। अब उसमें देखो ये क्या है, दिस इज द बेस फॉर्म एंड दिस इज द एसिडिक फॉर्म। अब इन दोनों के कंसंट्रेशन के रेशियो को वी कैन सी दैट कि इट इज डिपेंडिंग ऑन H प्लस का कंसंट्रेशन, है ना। इसका मतलब है इफ द सॉल्यूशन का पीएच इज चेंजिंग,
During the titration, H plus will be changing. If H plus is changing, then In minus upon HIN will be changing. If In minus upon HIN is changing, In minus was having a different color, HIN is having a different color. तो दोनों के कलर के कंसंट्रेशन का रेशियो अगर चेंज होगा तो फिर नेट कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो चेंज, है ना? इज इट ओके? क्लियर है? एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि द पीएच इंडिकेटर्स आर गोइंग टू चेंज देयर कलर्स व्हेन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज चेंज. इज इट ओके? क्लियर है? अब ये कलर तो चेंज कर रहा है. अब यहाँ सवाल आते हैं कि कब कलर चेंज करेगा, कब कौन सा कलर डोमिनेंट कलर होगा, कब कौन सा कलर डोमिनेंट कलर दिखेगा. ये दो पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है. बट लाइक आई टोल्ड यू, दो पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, यहाँ पर कंजुगेट एसिड बेस पेयर इक्विलिब्रियम में होंगे, and when you are changing the pH, that means you are changing the concentration of H plus, and that's why the base form and the acid form ka ratio will be changing. So color of these two forms of the substance is changing, or a color of the ratio, I'll say the color of the solution is changing because the ratio of these two substances are changing, and that's why overall solution का color जो होगा वो change होगा. अब अभी यहाँ एक सवाल ये भी आ सकता है कि मान लो मैंने कहा कि मैंने एक इंडिकेटर चेंज कर दिया, तो क्या सिर्फ H प्लस विल बी चेंजिंग IN माइनस बाय HIN, या फिर HIN IN माइनस या KIN जितना रहेगा उसके हिसाब से H प्लस विल बी ऑल्सो चेंजिंग, है ना? तो अब यहाँ सवाल आता है कि मैंने इंडिकेटर को यूज किया था सो दैट इट इंडिकेट्स दैट इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, बट ये पीएच को खुद ही चेंज करने लगे. दैट कैन आल्सो बी द केस ना. तो वहां पर ये इसका आंसर क्या आता है कि दे आर सो इंटेंस इन कलर, एंड दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग दैट टर्म इंटेंस इन कलर और हाईली कलर्ड. ये सब जो टर्म यूज किए जा रहे हैं ना, ये इसलिए किया जा रहा है कि वी आर पिकिंग सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस ना, जिनका बहुत ही स्मॉल अमाउंट वी आर गोइंग टू यूज इन द सॉल्यूशन. So mole wise, they are not having very high number of moles, and that's why practically they are not affecting the pH of the solution. But practically, the dominant form of the indicator is going to be affected by the, or concentration of the dominant form of the indicator is going to be affected by the pH of the solution. Is it okay? Any doubt in this part? If you see first note, after annexation of indicator in solution, the conjugate acid base pair exists in equilibrium with H plus ion present in the solution. These two forms of the indicators have two different color, hence the net color of the solution depends on the molar ratio of the two forms, which ultimately depends on the pH of the solution. And that's why I told you कि net color of solution क्या है, ये depend करेगा कि pH कितना है. Any doubt in this part? I'll show you some of the examples. जैसे दो एग्जांपल जो अपने को पढ़ना है डिटेल में, दैट इज फिनॉक्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज. ठीक है, उसकी बात करेंगे, बट आई विल शोइंग यू मल्टीपल एग्जांपल्स आल्सो, जहां पर देखोगे कि अलग अलग पीएच रेंज में अलग अलग कलर दिख रहे हैं. दूसरा पॉइंट जो मैंने जस्ट इंडिकेट किया कि is the indicator itself or presence of indicator is going to change the pH of the solution also. Theoretically you can always claim that, but practically I'm telling you ki because of very high intensity in the color of the indicator, now we are going to use a very small quantity of the indicator, and that's why practically we are saying ki pH of the solution is practically unaffected due to the presence of the indicator. Any doubt? अब देखो, अगर मैं बोलूं कि किसी भी एक इंडिकेटर के दो कलर हैं, एक को एसिड कलर बोला, दूसरे को बेस कलर बोला, तो सिंपल सी कहानी है, जब एसिड फॉर्म ज्यादा होगा तो एसिड कलर विल बी द डोमिनेंट कलर, बेस फॉर्म ज्यादा होगा तो बेस कलर विल बी द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द कलर, है ना, डोमिनेंट कलर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना. जैसे आई एम जस्ट गोइंग टू इंडिकेट यू, किसी को मैंने एक क्राइटेरिया बना के दिखा दिया है कि विच कलर इज गोइंग टू बी डोमिनेंट अंडर व्हाट कंडीशन. तो आई हैव स्टार्टेड विद HIN अगर ज्यादा है, obviously acid color is the dominant color, है ना. HIN greater than IN minus को we can write IN minus upon HIN less than 1, and that's why IN minus upon HIN को मैंने पहले भी KIN upon H plus लिखा हुआ है ना. this is the equation, है ना. इसको मैं अगर 1 बोल दूं तो I can always write कि यहाँ from equation 1 we can say IN minus upon HIN is, if it is less than 1 तो KIN upon H plus will be less than 1. इसी में क्या करो ना, दोनों H plus को राइट साइड लेकर जाओ और माइनस लॉग ऑफ दैट कर लो. तो ये देखो, ये जो यहाँ लेस है ना, ये ग्रेटर हो गया क्योंकि माइनस लॉग ऑफ दैट किया है. इसका मतलब क्या पता चला कि जब pH लेस देन PKIN है, देन एसिड कलर इज द डोमिनेंट कलर. When
pH is less than pKin, इसलिए मैंने एक पूरा बार ऐसा बना दिया है so that we are indicating just कि pH equals pKin के नीचे यहां से यहां तक we are saying that acid color is the dominant color. बट इससे ऊपर जैसे जाएंगे तो वी आर सेइंग कि आयन माइनस अगर ग्रेटर देन HIN हो गया तो दिस रेशियो इज बिकमिंग ग्रेटर देन 1, so KIN upon H plus is becoming greater than 1, so PKIN will be less than pH, or we'll say pH is greater than PKIN, and that's why we are saying that कि when the pH is becoming greater than PKIN का value, then base color is the dominant color of the solution. तो ये condition जो base color कब dominant होगा, when we are saying कि pH is greater than pKIN, and that's why pKIN के नीचे acid color as the dominant color and pKIN के ऊपर base color is the dominant color. तो जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि किसी का pKIN का वैल्यू जो है ना वो मान लो 3.3 है, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया. If I say so, then इसका मतलब है अगर pH 3.3 से कम होगा तो उसके एसिड कलर को का कलर जो होगा ना that will be the dominant form, and 3.3 से ऊपर जैसे ही pH जाएगा तो base color will become the dominant color. Is it okay up to this point? Now if I ask you इसका मतलब during titration what is the point where indicator is going to change its color, change its dominant color? Can you tell me? मान लो मेरे को एक टाइट्रेशन करवाना है और उसको मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन करवाना स्टार्ट किया स्ट्रॉन्ग बेस से, and I have used the indicator which is having pKin equals 3.3. अभी टाइट्रेशन जब होगा, मान लो उस टाइट्रेशन जब स्टार्ट हुआ तो उस समय pH 1 था. इफ आई स्टार्ट एडिंग बेस तो pH बढ़ना स्टार्ट होगा. एट व्हाट pH द इंडिकेटर इज गोइंग टू चेंज इट्स कलर? एट द pKin वैल्यू. pKin इज 3.3, इसका मतलब है 3.3 तक जो भी एसिड कलर रहा था, जैसे मैं यहाँ पर देख लो, यहाँ मान लो मैंने बोल दिया कि ये एग्जांपल एक्चुअली मैंने इट वाज इंस्पायर्ड बाय फिनोफ्थलीन. सो इफ आई से मान लो फिनोफ्थलीन का एग्जांपल लेते हैं, एंड इफ आई से किसी फिनोफ्थलीन का pKin इज 9.3, मान लो 9.3 है फॉर फिनोफ्थलीन. एंड इफ आई आस्क यू, मैंने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन स्टार्ट किया करवाना, मान लो HCl का सॉल्यूशन मेरे को दिया, मैंने उसमें NaOH स्टार्ट किया ऐड करना, तो पहले तो pH 1 था, 1 से बढ़ना स्टार्ट होगा, 1 से बढ़ते बढ़ते 7 होगा, 7 से और बढ़ेगा. इफ आई कीप एडिंग तो 9.3 पे को क्रॉस करेगा. द मोमेंट इट इज क्रॉसिंग 9.3, फिनोफ्थलीन कहेगा कि मेरे को अब व्हाइट या कलरलेस से आई नीड टू बी पिंक. ऐसा अगर इसने बोल दिया तो दैट मीन्स 9.3 इज द पॉइंट as far as pH is concerned. तो 9.3 pH जैसे ही क्रॉस करेगा, the moment it is crossing the pKin value of pH value of 9.3, the phenolphthalein will be changing its color. Is it okay? Clear है? But like I told you, there are two parts. एक तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ये लिखा है theoretical condition, और दूसरी चीज मैंने बोला है acid color will be the dominant color. Now if I ask you, ये देखो ना, मेरे पास व्हाइट है एसिड कलर और पिंक है बेस कलर. जब एसिड वाज स्लाइटली लेस, तो एसिड वाज स्लाइटली लेस, देन बेस कलर विल बी द डोमिनेंट. एसिड कलर विल बी स्लाइटली मोर देन द बेस वाला पार्ट, देन विल से एसिड कलर इज द डोमिनेंट कलर. बट इतनी छोटा सा चेंज जब होगा ना, मान लो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, एक 99 है दूसरा 101 है, at that point of time na, it will be very difficult, extremely difficult to observe the dominant color, क्योंकि दोनों लगभग लगभग बराबर है, जरा सा ही ज्यादा कोई एक है. तो we don't have any mechanism. ये इंडिकेटर का यूज जो है ना वो विजुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. we observe it with our eyes, है ना. तो हम लोग जब देख रहे हैं ना, तो अपने ह्यूमन आईज की सेंसिटिविटी का लिमिटेशन होता है, एंड दैट लिमिटेशन इज कि बहुत कम डिफरेंस रहेगा ना, तो वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व दैट डिफरेंस. इज इट ओके जो मैंने बोला अभी? क्या मैंने बोला कि एसिड अगर 101 हो गया और बेस 99 हो गया ना, तो एसिड कलर इज द डोमिनेंट कलर. और एसिड अगर 99 और बेस 101 हो गया तो फिर बेस कलर इज द डोमिनेंट कलर. बट लाइक आई टोल्ड यू, एक का 101 और दूसरे का 99, ये इतना कम डिफरेंस है. Our eyes are having limitation of sensitivity, and that's why we will not be
even if I'm saying that ki theoretically yes, acid color will be dominant if it is 101 and base is 99, but I'm saying that ki will not be able to observe that difference. Is it okay? पॉइंट क्लियर है ना, जो पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा हूँ? एनी डाउट इन दिस पार्ट? चलो, अगर ये पता है तो दैट मीन्स वी नीड टू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल कंडीशन, मतलब ये इतना एग्जैक्ट काम नहीं चल पाएगा क्योंकि हम लोग उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर पार्ट. तो यहाँ जैसे एक थ्योरेटिकल पॉइंट जस्ट मैं रेज कर देता हूँ कि अगर थ्योरेटिकली पूछा जाए कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट होगा, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का कर रहा हूं मैं, और pH इक्वल 7 पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है, दैट मींस आई नीड टू हैव एन इंडिकेटर व्हिच इज गोइंग टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एट pH इक्वल 7, है ना. तो वो इंडिकेटर बेस्ट हो जाएगा उस समय जिसका pKin वैल्यू 7 हो जाता है. इज इट ओके? थ्योरेटिकल बात अभी भी कर रहा हूं मैं, बाद में अभी नेक्स्ट पॉइंट विल बी टॉकिंग अबाउट कि प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, जैसे ही pH of the solution is crossing the pKin value, the indicator is changing its dominant color. वो जो चेंज हुआ ना उसी को बोलते हैं एंड पॉइंट आ गया, क्योंकि वो चेंज करने का पर्पस क्या था? चेंज करने का पर्पस यही था कि एंड कर दो, ऐड मत करो, अभी एंड द रिएक्शन, है ना. इज इट ओके? इसलिए मैंने बोला यार, थ्योरेटिकली द बेस्ट इंडिकेटर फॉर अ टाइट्रेशन इज one for which its end point coincides with the pH at equivalence point. Is it okay? तो अब यहाँ सवाल आ जाएगा कि एफ आई से कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का करना है और फेनोफ्थलीन का पीकेआईएन तो 9.3 है, बट अपने को 7 पे चाहिए, तो इज फेनोफ्थलीन सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? थ्योरेटिकली ऐसा लग रहा है कि ये गड़बड़ कर रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा गड़बड़ होता नहीं. आई टेल यू द एग्जांपल. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर ऑफ द इंडिकेटर की बात करने वाले हैं. वहां ऑब्जर्व कलर में क्या क्या करना है आपने को, जरा ध्यान से देखो. जैसा मैंने बताया ना, 100 199 का डिफरेंस वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव द क्राइटेरिया ना, कि ऐसा कुछ हो जाए ना कि एक दूसरे का रेशियो जो है ना वो 10 टाइम्स हो जाए. मतलब एक अगर 99 है तो दूसरा जो हो ना, दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग, या फिर मान लो एक अगर 100 है तो दूसरा 10 पे रहे, तो जाके वी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ठीक है, इतना सारा 100 वर्सेस 10 में तो 100 डेफिनेटली वी कैन ऑब्जर्व, है ना. और इसलिए एक सेफ मार्जिन दिया गया है. वो सेफ मार्जिन अलग अलग होता है अलग अलग इंडिकेटर्स के लिए, बिकॉज उनके कलर्स अलग अलग होते हैं. जैसे व्हाइट को डोमिनेंट होना है तो व्हाइट को बहुत ज्यादा होना पड़ेगा देन द पिंक, तब जाके व्हाइट को डोमिनेंट ऑब्जर्व करेंगे. बट पिंक को तो जरा सा भी ज्यादा हो गया तो वी कैन ऑब्जर्व इट, है ना. ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बराबर होगा तो ऑब्जर्वेशन आएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऑब्जर्व करना. बट अगर वो थोड़ा भी सफिशिएंटली लार्ज हो गया वैल्यू ना, तो वी कैन से दैट कि हाँ ठीक है, इसमें पिंक ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर हो सकता है. इसलिए एक मार्जिन लिया जाता है. मार्जिन के बारे में कुछ ना लिखा जाए, मान लो थ्योरेटिकल एक इंडिकेटर दे दिया गया कि एक इंडिकेटर है, उसका पीकेएन वैल्यू इतना है, बताओ क्या रेंज रहेगा जिसमें ये ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर को विल बी एबल टू सक्सेसफुली ऑब्जर्व इट है ना. तो ऐसा करके कुछ भी आ जाए ना, तो देन वी टेक दैट मार्जिन ऑफ 10 टाइम्स, है ना. 10 का फैक्टर जो मैंने बोला कि साइंस में हमेशा ही होता है, एक के सामने दूसरे को इग्नोर करने का क्राइटेरिया ये, कि 10 के सामने 1 को इग्नोर, 1 या 1 से छोटे को इग्नोर कर सकते हो, 100 के सामने 10 या उससे लेस को इग्नोर कर सकते हो, तो 110 से कम वाले नंबर को वी कैन इग्नोर और नेग्लेक्ट, है ना. तो वही क्राइटेरिया यहाँ भी आ जाएगा इफ नथिंग इज गिवन. बट आई टोल्ड यू कि प्रैक्टिकली जरूरी नहीं कि वो 10 टाइम्स ही रहे, हो सकता है 8 टाइम्स में काम चल जाए, हो सकता है उसको 15 या 20 टाइम्स होना पड़े. ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा 10 या उससे कम ही रहेगा. हो सकता है 10 टाइम्स में काम हो जाए, हो सकता है 5 टाइम्स में काम हो जाए, हो सकता है 15 या 20 टाइम्स पे काम हो, है ना. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन रिलेटेड सिचुएशन. दैट मींस प्रैक्टिकली अगर हम लोगों को बात करनी है, तो अब देखो मैंने लैंग्वेज में जरा सा चेंज किया और उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया. पीछे जब लिखा था ना, एसिड कलर विल बी द डोमिनेंट कलर, यहाँ देखो मैंने जो लैंग्वेज लिखा है ना, दैट इज एसिड कलर विल बी द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर, अगर एच आई एन जो है ना वो सफिशियंटली लार्ज हो आई एन माइनस से. उसका एक फैक्टर रखा है मैंने ए टाइम्स बोला है. लाइक आई टोल्ड यू, इफ नथिंग इज गिवन वी विल बी सेइंग दैट कि ए इज 10, बट प्रैक्टिकली ए कैन बी 5, ए कैन बी 10, ए कैन बी 12, इट कैन बी 20 25, कुछ भी हो सकता है.
ठीक है, अलग अलग इंडिकेटर्स के लिए नंबर अलग अलग है, बट इसी की बेसिस पर जो कंडीशन आया ना वो ये आया है कि जब pH लेस देन pKin माइनस लॉग ए से रहेगा, then we can say that ki acid color will be the observed dominant color. That means we will be able to successfully observe it to be the dominant color. Any doubt in this? वैसा ही बेस को अगर ज्यादा होना है तो बेस के कंसंट्रेशन को एसिड के कंसंट्रेशन का बी टाइम्स मैंने लिया। अगेन बी कैन बी 10, इट कैन बी 5, इट कैन बी 15, इट कैन बी 20, है ना। तो नाउ बट उसकी बेसिस पर मैंने क्राइटेरिया जो बनाया है उसको जब मैं आगे बढ़ा के लॉग वगैरह ले लेता हूँ, माइनस लॉग ऑफ दैट कर लेता हूँ, तो आई एम सेइंग दैट कि पीएच जब पीकेएन प्लस लॉग बी से ऊपर होगा तो जाके विल बी सक्सेसफुली ऑब्जर्व विल बी सक्सेसफुली ऑब्जर्विंग बेस कलर टू बी द डोमिनेंट कलर। Any doubt in this part? Any doubt in this part? अभी like I told you कुछ नहीं दिया रहा है क्वेश्चन में, and if it is required then we'll be taking A equals B equals 10. But practically found acids के लिए ये नंबर कुछ भी 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। And not again necessarily factor of 5 only. It can be 7, 13 कुछ भी, anything can happen. So like I told you, I'll be giving you that note key. If nothing is mentioned and required, we'll be taking A equals B equals 10. But for practically found acids, these numbers will be different from different acids. But the message was कि अब pH less than pKin minus log A पे जाए ना तो फिर विल बी सेइंग कि हम लोगों को अब एसिड कलर डोमिनेंट कलर ऑब्जर्व हो रहा है। वैसा ही जब pH ग्रेटर देन pKn प्लस log V से ऊपर जाए ना तो जाके विल बी सेइंग कि बेस कलर इज द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर। तो इसका मतलब है इस बीच में जो रेंज है ना वी कॉल इट द रेंज ऑफ कंफ्यूजन, उसी को कहा जाता है रेंज ऑफ pH रेंज ऑफ द गिवन इंडिकेटर। इट इज एक्चुअली द रेंज ऑफ कंफ्यूजन। जैसा मैंने बताया ना उसमें यू विल बी कंफ्यूज्ड कि अभी पता नहीं चल रहा है ठीक ठीक ही कौन सा डोमिनेंट कलर दिख रहा है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा लाइक आई टोल्ड यू ना pKin माइनस लॉग ए से नीचे एसिड कलर इज द डोमिनेंट कलर, pKin प्लस लॉग बी से ऊपर बेस कलर इज द डोमिनेंट कलर। जैसे यहाँ मैंने दिखाया, यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ से ऊपर ये वाले रेंज में वी आर सेइंग कि बेस कलर इज डेफिनेटली द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर। एक दूसरा मैंने लिया है, ये pH को 7 यहाँ जानबूझ के दिखाया, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 7 से ऊपर होगा नीचे होगा। ये मोस्टली जो मैंने इंडिकेट किया या जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो मैंने फेनोक्सिलिन के लिए बताया। वैसा ही इससे नीचे ये रेंज जो है ना दिस इज द रेंज फॉर एसिड कलर टू बी द डोमिनेंट ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर। ये जो बीच की कहानी है ना, ये जो बीच की कहानी है इसी को मैंने बोला दिस इज द कंफ्यूजन रेंज, है ना। दिस इज द रेंज ऑफ कंफ्यूजन। बट इसी को कहा गया ये जो रेंज ऑफ कंफ्यूजन है ना दिस इज कॉल्ड द पीएच रेंज ऑफ अ गिवन इंडिकेटर और कैरेक्टरिस्टिक पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। व्हाट डज इट मीन? जैसे प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ लाइक आई टोल्ड यू फेनोक्सिलिन के लिए ना ये रेंज कहा जाता है तुम्हारा फेनोक्सिलिन के लिए 8 से 9.8। अगेन द डिफरेंट बुक्स कैन मेंशन डिफरेंट थिंग्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर फेनोक्सिलिन। तो फेनोक्सिलिन के लिए हम लोग कहते हैं कि पीएच रेंज जो है ना वो 8 से 9.8 तक, ठीक है। मतलब ये वैल्यू जो है ना ये 8 है और ये वैल्यू जो है 9.8 है। तो अब साफ साफ पता चल रहा है कि अगर 8 से नीचे जब तक पीएच रहेगा ना तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर वाज कलरलेस। 9.8 से ऊपर जाएगा देन विल बी डेफिनेटली सेइंग कि अब मुझे पिंक दिख रहा है। ओके, तो पॉइंट ये है कि 9.8 तक अगर कोई चेंज हो रहा है और मतलब 9.8 के बाद भी अगर कोई कलर चेंज होता हुआ दिख जाए तो वी कैन से दैट ना कि हाँ ठीक है काम चल जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने को 9.8 पे चेंज हो ही रहा है। तो वहां पॉइंट क्या बनता है ना, ये जो मैंने 8 से 9.8 लिखा ना, अब याद करो जब मैंने ये दिया था ना तो ये नंबर जो मैंने लिखा था ना इट वाज लाइक ये 3.3 जाता था आई थिंक जब 100 ml वाला लिया था क्वेश्चन, तो 3.3 से 10.7 जा रहा था ना। ये जो कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने विद इन 2 ml 99 ml से 101 ml तक जाने में इट वाज गोइंग फ्रॉम 3.3 टू 10.7। That means when I'm at the situation of 101 ml, pH will be there 10.7 and उस समय वो already phenolphthalein will be changing its color successfully, है ना। And that's why अब practically pKi is no more important
इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां वो बेस वैल्यू लेकर आता है, बट उसमें कुछ एडिशनल वैल्यूज होते हैं और वहां से कहानी चलेगी आगे। तो जैसा मैंने बताया कि आई विल बी गिविंग यू 2-3 एग्जांपल्स ऑफ द इंडिकेटर्स, और वहां से समझते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आई एम गिविंग यू दीज 3 इंडिकेटर्स, एक मिथाइल रेड है, मिथाइल ऑरेंज है और फेनोक्सिलीन है। देखो ये तीनों, तो जैसे मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का किया और पता चला कि वहां जो विद इन 2 ml वाली कहानी है ना, वहां तक ये वैलिड है, तो विद इन 2 ml वी कैन ऑब्जर्व कि 3.3 से वो सीधा 10.7 पे चला गया। इस बीच में कोई भी इंडिकेटर अगर अपना कलर चेंज कर लेना तो अपने को चलता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मैं एसिड का टाइट्रेशन करा रहा हूं, तो जैसे 4.4 या 6.2 या 9.8 क्रॉस हुआ ना, तो फिर अपने को चलेगा, क्योंकि 10.7 तक भी अगर के पहले अगर कोई चेंज कर ले तो अपना काम हो जा रहा है, क्योंकि 10.7 वाज द 100th ml ऑफ NaOH, है ना। तो 100th ml और 101st ml के बीच में ये काम हो गया, तो इट इज द क्वाइट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। इज इट ओके? एनी डाउट देन आस्क मी, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मैं कहता हूँ, बाकी तो मैथ था पूरा आएंगे। ये जो है दिस वाज द कंसेप्चुअल पार्ट, जिसकी बात नॉर्मली समझ में नहीं आती है, बहुत सारे बुक ने बहुत क्लियरली लिख के भी नहीं दिया है, बट क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो अब प्रैक्टिकली लाइक आई टोल्ड यू, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किसको रखना चाहिए। अच्छा यहीं पर ध्यान से देखो, एक इंडिकेटर अगर मैं कहूं कि वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा इफ आई टॉक अबाउट वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस का, अगर वीक एसिड का टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग बेस से करवाऊं, तो याद करो वीक एसिड का स्टार्ट की कहानी जो थी ना, ये वाला देखो, ये तो खैर अलग ही केस दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब वीकर एसिड की बात हो रही है यहाँ पे, बट मैंने जो प्रैक्टिकली एग्जांपल दिया था, मान लो ये वाला एग्जांपल, यहाँ ये नंबर देखो 2.85, यहाँ पे ये नंबर जो होगा ना वो 4.7 जैसा रहेगा, अगर मैं एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ ना, दिस लाइक 4.7, 4.7 पे तो ये बफर है। तो ये वाला जो सिचुएशन आ रहा है ना, वो तो बहुत बाद में आ रहा है, ये 6 के बाद कहीं 7 पे आ रहा है, ये शार्प चेंज इन पीएच वाला सिचुएशन। और 7 के बाद ये सिचुएशन यहाँ जा रहा है कहीं 11.3 जैसा कुछ, या 11 समथिंग जैसा कुछ, है ना। नाउ इफ आई आस्क यू, आई हैव गॉट मिथाइल ऑरेंज which is having pH range 3 से 4.4। if I say, मगर डिफरेंट बुक में थोड़े बहुत नंबर्स अलग अलग रहेंगे, बट इफ आई से 3 से 4.4, राइट नाउ आई एम गिविंग यू जस्ट वन नंबर, कि 3 से 4.4 का पीएच का रेंज है। अभी देखो ना यहाँ 4.4 होने का मतलब है अभी तो बफर ही चल रहा है ना। तो मैं टाइट्रेशन कराना स्टार्ट करूंगा, एसिटिक एसिड विल बी देयर, आई विल स्टार्ट एडिंग NaOH, ये कलर चेंज करके पहले ही बैठ जाएगा, बोलेगा रिएक्शन रोक दो, जबकि वो अभी बफर पे ही पहुंचा है, एंड पॉइंट तो इक्विवेलेंस पॉइंट तो काफी दूर है अभी, इसका एंड पॉइंट पहले ही आ गया इंडिकेटर का। एंड दैट्स व्हाई whenever you have got weak acid involved in a titration, avoid using methyl red or methyl orange. Similarly, whenever you have got weak base involved in a titration, avoid using phenolphthalein because its pH range is lying in weak, is lying in basic region. बट जैसे वीक बेस आता है, वो तो अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस से करना स्टार्ट किया तो पहले ही इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, ये बैठा हुआ रहेगा, कलर ही नहीं चेंज करेगा, कलर काफी बाद में चेंज करने वाला है। वैसे ही अगर मान लो मैंने वीक बेस का स्टार्ट किया टाइट्रेशन करना, तो पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले ही वो चेंज करके बैठ जाएगा, क्योंकि वहां पर पीएच फॉल होने वाला था ना। सो दैट्स व्हाई द मैसेज ऑफ दिस सेक्शन इज कि व्हेनेवर वी हैव गॉट सच काइंड ऑफ टाइट्रेशन ना, पूछा कि अप्रोप्रिएट कौन सा हम लोग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, तो ऑलवेज विल बी सेइंग, बेसिक पॉइंट क्या है कि जो मैंने शार्प चेंज इन पीएच की बात की थी ना, वो अगर उस during that change of pH, if an indicator is changing its observed dominant color, again I am using this term time and again, that an appropriate indicator for a given titration will be the one which changes its observed dominant color in this range of pH near equivalence point, which is the sharp change in pH which is observed near the equivalence point। जो मैंने बोला ना, ये जो ऐसा वाला जो पूरा रेंज दिख रहा है, इस रेंज को क्रॉस करते करते अगर किसी ने अपना कलर चेंज कर लिया है, प्रैक्टिकली वी कैन यूज दैट इंडिकेटर एज द अप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर अ गिवन टाइट्रेशन। एंड जो ट्रिक मैंने दिया है, नॉर्मली दे विल बी आस्किंग अबाउट दीज इंडिकेटर्स ओनली, जो मैंने ट्रिक दिया है वो ये है
If I have got weak acid involved, I'll avoid using methyl red or methyl orange. If I am having involvement of weak base, I'll avoid using phenolphthalein in the titration. So I'm giving you a question, just tell me, out of phenolphthalein and methyl orange, which indicator or indicators, दोनों हो सकता है तो दोनों यूज कर लेंगे, not a problem. Tell me which indicator or indicators can be used. Like इसमें अगर मैं पूछूं कौन सा यूज कर सकते हैं, बताओ. Methyl orange, phenolphthalein, both, none. Tell me what can be used as an indicator. Hmm? Already I gave you given you the reason वगैरह सब दे दिया है ना. देख लो एक बार, रेंज भी बता दिया है मैंने तुमको, पीएच रेंज क्या रहता है सबका. सो इफ आई आस्क यू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, याद करो प्रैक्टिकली एक सिचुएशन लेकर मैंने बताया था कि शार्प चेंज इन पीएच वाज गोइंग फ्रॉम 3.3 टू 10.7 जैसा है ना. तो 3.3 से 10.7 में तो सारे के सारे मतलब कलर चेंज कर लेंगे. एंड दैट्स व्हाई एनीथिंग कैन बी यूज्ड आउट ऑफ दीज थ्री, एनीथिंग कैन बी यूज्ड. सो विल से यहाँ पे बोथ कैन बी यूज्ड, है ना. इज इट ओके? इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट इफ आई एम यूजिंग मिथाइल रेड, क्योंकि वो 3.3 वाला जो बोला ना वो 3.1 से जस्ट ऊपर आ रहा है ना. तो इट विल बी मोर सेफर इफ यू आर यूजिंग मिथाइल रेड. बट लाइक आई टोल्ड यू, सिलेबस में अपने मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलिन है. तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले केस में पूछा ना, तो वी कैन यूज बोथ द इंडिकेटर्स प्रैक्टिकली. इफ आई आस्क यू वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट टेल मी व्हाट विल द आंसर. याद करो वीक एसिड में नीचे वाला ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जा रहा था, तो शार्प चेंज वाला भी ऊपर चला जाएगा. तो इट विल बी मिसिंग मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड का रीजन है ना. एंड दैट्स व्हाई we'll be using phenolphthalein only. दो में ही पूछा है, मिथाइल ऑरेंज एंड phenolphthalein में. ओके, वेरी गुड. सो नाउ टेल मी द थर्ड का आंसर. अभी थर्ड तो समझ में आ गया होगा. यहाँ पर विल बी अवॉइडिंग phenolphthalein, विल बी यूजिंग मिथाइल ऑरेंज. फोर्थ का, फोर्थ का आंसर. मिथाइल रेड तो मैंने दिया ही नहीं क्वेश्चन में. नील एंड विवान, मैंने मिथाइल रेड तो दिया ही नहीं है. और याद करो मैंने क्या बोला, इफ वीक एसिड इज इन्वॉल्व अवॉइड यूजिंग मिथाइल ऑरेंज. If weak base is involved, avoid using phenolphthalein. So this time we have got weak acid and weak base, so we'll be avoiding using both. We can't use anything, so we'll be saying इस question का answer will be none. In fact, ये वो केस है जहां pH मीटर इज यूज्ड, क्योंकि याद करो उसका रेंज जो था ना वो इतना छोटा हो जा रहा था कि प्रैक्टिकली pH इंडिकेटर विल बिकम इनइफेक्टिव मेथड. तो यहाँ थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, pH इंडिकेटर pH मीटर हम लोग यूज करते हैं. Is it okay? So I'll be giving you that trick. एक तो ये हो गया कि if I'm involving a weak acid, I'm not going to use methyl orange. If I'm involving weak base, I'm not going to use phenolphthalein. इसलिए लास्ट वाले का आंसर नन हो गया था. फर्स्ट वाले का आंसर बोथ हो गया था, क्योंकि none of them were being involved, है ना. वीक एसिड भी नहीं था फर्स्ट में, वीक बेस भी नहीं था, एंड दैट्स व्हाई दोनों यूज कर सकते थे. जब द मोमेंट वीक एसिड entered in the question, we have avoided methyl orange. The moment weak base has involved in the question, we have avoided methyl orange, है ना. एक तीसरी कहानी जो मैंने बताया ना, मान लो Na2CO3 का मैं टाइट्रेशन कर रहा हूँ, जो कि आगे हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में. देयर इज सेक्शन कॉल्ड डबल टाइट्रेशन. तो आप इसको यूज करेंगे. बच्चे यहाँ पे नहीं समझते तो वहां लगता है रट्टा मारना है. क्या होता है ना, जब मैंने Na2CO3 लिया है तो मेरे पास CO3 2 माइनस है. इफ आई स्टार्ट एडिंग H प्लस ना, तो ये HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड देन उसके बाद जब ये सारा का सारा होगा तो फिर H प्लस और ऐड करूंगा तो फिर H2CO3 जाएगा, है ना. अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो कन्वर्जन है ना, दिस विल बी इंडिकेटेड बाय फेनोक्सिलिन. HPH से इंडिकेट कर देते हैं नॉर्मली यहाँ पे. तो इसको इंडिकेट करने के लिए जो अप्रोप्रिएट इंडिकेटर है दैट इज फेनोक्सिलिन, और इसको इंडिकेट करने के लिए जो है ना दैट इज मिथाइल ऑरेंज.
या डायरेक्ट मैं इस कार्बोनेट का H2CO3 भी लेकर जा रहा हूं ना, तो इसके लिए भी अप्रोप्रिएट फाइनल के लिए इट इज मिथाइल ऑरेंज। तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट इज अप्रोप्रिएटली इंडिकेटेड बाय फेनोल्फथलीन, द सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट इज अप्रोप्रिएटली इंडिकेटेड बाय मिथाइल ऑरेंज। सिंपली सेइंग कि अपने को इसका टाइट्रेशन कंप्लीट करना है, तो विल बी यूटिलाइजिंग मिथाइल ऑरेंज एज द इंडिकेटर। इज इट ओके? एनी डाउट? इसको बाद में हम लोग डबल टाइट्रेशन में जाके यूज भी करने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखो ना पीएच वगैरह इंडिकेट किया है कि NaHCO3 जब बन के रह गया, दैट इज द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट वाला सिचुएशन है ना। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे यही रहेगा। वहां का फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का pH इज 8.35 एंड दैट इज लाइंग इन द रेंज ऑफ फेनोल्फथलीन वाला एंड पॉइंट के रेंज में जा रहा हुआ है ना। बट ये दूसरा वाला जो है ना, ये जो है दिस इज द सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट और फाइनल इक्विवेलेंस पॉइंट। वहां का pH अगर कैलकुलेट करोगे तो इट इज कमिंग इन द रेंज ऑफ 3.7, तो दैट इज गोइंग इन द रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज वाला पार्ट। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट? तो ये तुम्हारी कहानी थी इंडिकेटर की। इसके कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो वही जो ऊपर मैंने बताया ना, थ्योरेटिकल पॉइंट जो ये वाला इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखा है, दैट विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। मतलब एसिड फॉर्म बेस फॉर्म का रेशियो कितना है, या फिर पीएच लेस देन कितने पे कौन सा कलर डोमिनेंट होगा, जो अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। प्रैक्टिकली जो मैंने बताया, वी आर गोइंग टू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन कि ए एंड बी का अप्रोप्रिएट वैल्यू डिफरेंट केस में डिफरेंट आएगा। एक और चीज ऑब्जर्व करवा देता हूं मैं, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, आज उसी को फिनिश कर लेंगे। ज्यूटेराइन जो मैंने बोला, यहाँ देखो, जब ये कलरलेस वर्सेस पिंक था ना, तो ये 8 और 9.8 का गैप जो है ना, वो 1.8 है, उसमें ये 9.3 इधर इसके नियरर लाई कर रहा है ना। यहाँ देखो 0.5 है और यहाँ 1.3 है। तो एसिड कलर को डोमिनेंट कलर ऑब्जर्व होने के लिए इतने का डिफरेंस आ रहा है। इनफैक्ट जब वो तुम रेशियो में जाओगे ना, तो वो 20 टाइम्स आएगा। लॉग वन जो 10⁻1.3 करोगे ना, तो इट विल बी कमिंग 20। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि कलरलेस को डोमिनेंट होने के लिए देखो ये गैप एसिड वाले रेंज से बहुत ज्यादा दूर तक था, बट बेस वाले रेंज से सिर्फ 0.5 का डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लॉग पीके। पीके आईएन से जो डिफरेंस आ रहा है पीएच का, दैट इज ओनली कमिंग 0.5। क्योंकि पिंक इतना भी रहा ना, लाइक पिंक अगर 3-4 टाइम्स भी हो गया ना, 0.5 इज इंडिकेटिंग द सेम थिंग, कि पिंक अगर 3-4 टाइम्स भी हुआ ना, तो वी कैन ऑब्जर्व इट टू बी द डोमिनेंट कलर। बट इफ आई वांट कलरलेस टू बी, दैट मींस white or no color to be the dominant observed dominant color, then I need to have this substance 20 times more than the substance which is having pink color. Is it okay? वैसे ही देखो, रेड येलो की बात जब आई थी, तो देखो रेड से डिफरेंस कम दिख रहा है, येलो से डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है ना। यहाँ देखो रेड से डिफरेंस कम दिख रहा है, देखो ना 3.1 एंड 4.4 में रखा। इस बार देखो ये ज्यादा क्लोजर टू रेड है ना, ये 0.4 है और ये 0.9 हो गया। बिकॉज रेड इज मोर इंटेंस, उसको बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है टू बी द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर, बट येलो को उससे ज्यादा होना पड़ेगा। बट येलो इज नॉट लाइक कलरलेस, उसको इतना भी ज्यादा नहीं होना है। वो भी देखो अभी 10 टाइम्स भी नहीं हुआ है, 10⁻9 का मतलब 0.8 जैसा कुछ रहा होगा, मतलब 8 जैसा कुछ आएगा, है ना। तो 8 टाइम्स भी हुआ तो चलेगा। रेड के लिए तो उतनी भी रिक्वायरमेंट नहीं, बट कलरलेस के लिए इट वॉज 20 टाइम्स रिक्वायरमेंट, है ना, देन द पिंक। ओके, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो, तो ये मैं तुमको अच्छे से समझाना चाह रहा था, बट स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट जस्ट आस्क। एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है, विल कवर दैट एंड विल बी कंप्लीटिंग दिस आयनिक इक्विलिब्रियम। एक छोटा सा पार्ट जो बचा हुआ है ना, दैट इज अबाउट ज्विटर आयन। व्हाट डू यू मीन बाय ज्विटर आयन? तो पहले तो एक समझ लो कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं एंड उनका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या होता है, ठीक है। तो अब एक कहानी ऐसी है कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जो इन जनरल होता है, अगेन आई वाज हैविंग द ऑप्शन कि मैं इसको बायोमोलिक्यूल्स में जाके करूं, बट अभी करवा देते हैं, ताकि अभी से चीजें बहुत इजी चीज है, तो अभी से हैंडल कर लोगे तो बाद के मार्क्स गारंटीड हो जाते हैं। तो एमिनो एसिड में देखो 3-4 पार्ट होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है COOH ग्रुप, एक होता है NH2 ग्रुप, और एक कोई भी एक साइड चेन होता है, ठीक है। If that side chain is not exactly matching with NH2H or COH, then it becomes a chiral carbon, है ना, अपने को पढ़ने का फायदा हो रहा है उधर ऑप्टिकल। तो if R is not these groups तो नहीं होते, बट हाइड्रोजन हो जाता है। तो एक एमिनो एसिड जो ग्लाइसिन है ना, उसमें देखो H की R की जगह H दिख गया।
So this is the only amino acid which is achiral or optically inactive, so not a chiral center, and that's why this molecule is achiral. The only amino acid which is optically inactive or achiral is glycine. बट इसके अलावा जितने एमिनो एसिड्स होंगे ऑल ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव. एक तो ये पॉइंट हो गया. अब इसमें कहानी क्या होती है ना कि मान लो अपने पास कोई एमिनो एसिड जो है ना वो सॉल्यूशन में है एंड वी आर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. तो क्या होगा ना, मान लो मैं बहुत ही लो पीएच से बहुत ही हाई पीएच की तरफ जाता हूँ, ठीक है. तो जैसे अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, जैसे ग्लाइसिन के लिए 2 पीके के वैल्यू में लिखने वाला हूँ. चलो अभी पहले ये समझ लो कि होता क्या, देन विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. मान लो आई एम मूविंग फ्रॉम अ वेरी लो पीएच टू वेरी हाई पीएच एंड आई एम हैविंग एनी अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन जिसके पीएच को मैं मेंटेन करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो जैसे जस्ट वन मिनट, हाँ, if I am trying to maintain different kind of pH of the solution in which some amino acid is there, तो मान लो ग्लाइसिन है. ग्लाइसिन में क्या है ना, देखो यहाँ पर दिस इज एसिड की तरह बिहेव करेगा. दिस नॉर्मली विल बी एक्टिंग एज बेस, है ना. तो अगर मैंने बहुत ही लो पीएच मेंटेन किया हुआ ना, इसका मतलब आई हैव एडेड the solution is having so much of H plus that NH2 will not no more be NH2, it will be capturing H plus, है ना. and that's why जो dominant form दिखेगा ना वो कैसा दिखेगा, यहाँ पर ये तो लूज नहीं कर पाएगा क्योंकि H plus काफी ज्यादा है सॉल्यूशन में. in fact this will become NH3 plus. is it okay? any doubt in this part? now अब यहां से अगर मैंने पीएच बढ़ाना स्टार्ट किया, तो if I'm going rightward तो I'm increasing the pH. so pH बढ़ाने का मतलब H plus कम करूंगा तो H plus रिलीज करेगा. if I ask you ये H plus रिलीज करना है तो कहां से करेगा, तो it will require the acidic strength का वैल्यू, है ना. इस पार्ट का pK जो होता है ना, that is I'll give you the number right now so that you get the idea. इसका pK जो होता है ना वो 2.34 होता है. इसको हम लोग कह देते हैं इस कंपाउंड के लिए pK1. और यहां से जो ये रिलीज करेगा ना इसके पीके को विल बी कॉलिंग इट pK2 एंड दैट इज इन द रेंज 9.6 जैसा. दिस इज लाइक 9.60. नाउ इफ आई आस्क यू which is stronger part as an acid, COOH या NH3 plus, which is stronger acid, which one is stronger acid, tell me. स्ट्रॉन्गर एसिड का क्या ज्यादा होता है, के ज्यादा होता है, तो पीके विल बी लोअर, है ना. तो द वन व्हिच इज हैविंग लोअर पीके इज द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द स्ट्रॉन्गर एसिड. so if it has to lose if it has to lose H plus it will be losing from COOH वाला पार्ट, है ना. and that's why अभी अगला फॉर्म जो आएगा ना वो यहां से लूज करेगा. this will still be NH3 plus, यहाँ H and H. is it okay? एंड यहाँ पर जो हम लोगों ने पीके यूज किया दैट इज pK1 यूज किया है ना. Now I'm saying again, if I start increasing pH even more than this, then it will be losing H plus, but this time it will be losing from NH3 plus वाला part, है ना, क्योंकि अभी तो इधर रहा ही नहीं. And that's why the last part will have COO minus NH2 H and H. Now I want you to write the net charge of these three forms. इसका net charge बताओ कितना है over this molecule. How much is the charge over this one? Leftmost वाले का. What is the net charge? +1. What is the net charge of this second species? 0. 0. Okay. And ये rightmost वाले का net charge is -1. Now what happens? देखो ये जो बीच वाला फॉर्म दिख रहा है ना, if you see this form particularly, so if I'm just indicating it, if I'm just indicating this form, ये जो फॉर्म है, there is no net charge but still this is having cation as well as anion, है ना. इसी को हम लोग बोल देते हैं ज्विटर आयन. ज्विटर आयन का मतलब है द स्पीसीज विल नॉट हैव एनी नेट चार्ज बट इंडिविजुअली डिफरेंट सेक्शंस विल हैव प्लस एंड माइनस चार्ज. दिस इज कॉल्ड
ज्विटर आयन जिसके लिए इंडिविजुअल parts of molecules have charges but net charge is 0. ओके, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन. नाउ इफ आई आस्क यू, याद करो हम लोगों ने पहले भी मैंने एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस बताए थे ना. I'm just giving you a reference so that you recall those things. याद करो मैंने बताया था H2CO3 है. If it loses H plus, it will be forming HCO3 minus. And then again if it is losing H plus, it will be forming CO3 2 minus. मैंने बताया था this is amphiprotic है ना. It can lose H plus, it can capture H plus. This is amphiprotic. ऐसा नहीं लग रहा है ज्विटर आयन इज ऑल्सो एम्फीप्रोटिक. लेफ्ट मोस्ट वाले को देखो ना, दैट इज अ डाइप्रोटिक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना. दिस इज अ डाइप्रोटिक एसिड. तो दैट्स व्हाई इसके एक्सट्रीम्स में जो लेफ्ट मोस्ट है दैट इज एक्टिंग एज एसिड, जो राइट मोस्ट है दैट इज एक्टिंग एज बेस, बट जो बीच वाला जो ज्विटर आयन है दैट विल बी एक्टिंग एज एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है ना. नाउ इफ यू रिमेंबर एम्फीप्रोटिक के लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया था. कहाँ रहा होगा, आई जस्ट शो यू सो दैट रिमेंबर इट. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद ही बताया था मैंने. दैट आई जस्ट गिव यू द रेफरेंस. हाँ, ये तो पॉलीवैलेंट ये था. हाँ, दिस किधर गया, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, या दिस वन. इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज पढ़े थे ना. तो जैसे NaHCO3 के लिए था, इट वाज Pk1 plus Pk2/2 आ जाता था ना. दैट वाज द केस है ना. तो सिमिलर सिचुएशन वी आर गेटिंग हियर आल्सो. तो इफ दे आर आस्किंग यू ना ज्विटर आयन के लिए, व्हेन द ज्विटर आयन इज द डोमिनेंट फॉर्म, देन व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन. दैट इज आल्सो कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बिकॉज वहां पर नेट चार्ज ऑफ द सब्सटेंस इज 0. तो उसी को PI से इंडिकेट भी करते हैं. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. And if they are asking you isoelectric point पे pH कितना है, तो we are going to talk about the pH of the solution having this amphiprotic acid which is called here ज्विटर आयन. तो by convention एक जो चीज रट्टे की बात है, they will be giving you, मान लो तीन तीन जगह एक और COH आ गया तो फिर 3 pKa वैल्यू होंगे, या फिर एक और NH2 आ गया तो फिर 3 pKa वैल्यूज दिए हुए रहेंगे ना. तो अगर मल्टीपल वैल्यूज आर गिवन ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट बाय कन्वेंशन COOH जो यहाँ पे है, इस कार्बन पे जो COH है दैट इज हैविंग pKa वैल्यू एज pKa1. जो लास्ट वाला NH3 प्लस है उसके pKa को, कायरल कार्बन वाले NH3 प्लस के pKa को वी आर गोइंग टू कॉल pK2 ऑलवेज. तो कभी कभी ऐसा दिखेगा pK3 का वैल्यू जो होगा ना इन दोनों के बीच में लिखा हुआ रहेगा, तो वो हो सकता है एक COH ग्रुप है जो कि इस कायरल कार्बन पे नहीं है. ये जो R वाला पार्ट जो यहाँ पर H रखा है ना, उसमें हो सकता है CH2 COH आ जाए. So that will be having another pK value, but you will be calling it pK3 irrespective of its value. It will be lying in between pK1 and pK2, but still will be calling that pK3. So that is first note, that by convention COOH bonded with chiral carbon. ये भी NH3 भी bonded with chiral carbon, that is having pK indicated by pK1 and pK2. That's one point. It is convention. Second point is, like I told you, if I'm having the Jwitter ionic form, only the dominant form, at that time we are saying ki because इसका net charge 0 है, तो even if we are applying the electric field, it will not be moving in any particular direction है ना, क्योंकि इसका net charge ही 0 है. ना तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि व्हेन द ज्विटर आयन फॉर्म इज द डोमिनेंट फॉर्म इन द सॉल्यूशन, इट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी. एंड दैट्स व्हाई ये जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रिक या आइसो आयनिक पॉइंट कहलाएगा. उस समय के पीएच को पीआई से इंडिकेट किया जाता है. तो पीएच इक्वल्स पीआई जो सिचुएशन आएगा वो तभी आएगा जब ज्विटर आयन फॉर्म इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट फॉर्म है ना, क्योंकि इसी के पास नेट चार्ज 0 है. इसका नेट चार्ज इज 0. And that's why if they are asking you in different cases what is the pi value for different Jwitter ions,
तो ऑलवेज वी हैव टू सी दैट कि वो ज्यूटर आयन फॉर्म जो आ रहा है ना उसके पहले का और बाद का पीके कितना है। तो वी नीड टू राइट ऑल द फॉर्म्स एंड देन वी कैन हैव द आइडिया। ठीक है, जैसे ये 3 मैं दे रहा हूं, 3 केसेस दे रहा हूं मैं। आई एम गोइंग टू गिव यू 3 केसेस जो कि सारी पॉसिबिलिटीज को इंडिकेट कर देगा। एक है एलानिन, एक है स्पार्टिक एसिड, एक है लाइसिन। इससे पहले जो ज्यूटर आयन की बात की थी ना उसी की बात कर लेते हैं अभी भी। इसके लिए अगर पूछ दे कोई इसके लिए पीआई कितना है, तो आई बी राइटिंग हाफ इंटू pk1 प्लस pk2, तो 2.34 प्लस 9.60, and that's why it will become 11.94 का half, that will be 5.97 है ना, very close to 6. Is it okay? Any doubt? वैसा ही इफ आई आस्क यू इन तीनों का जरा मेरे को पीआई वैल्यूज बताओ। इसका बताओ पहले पीआई कितना होगा। टेल मी द पीआई वैल्यू ऑफ दिस एलानिन, हाउ मच विल बी दैट। ये तो सिंपल है, दो ही पीके वैल्यू है तो उनका एवरेज ले लेने का है, सिंपल। इट विल बी pk1 plus pk2 by 2. Is it okay? That will become 2.34 plus 9.69 upon 2. तो लास्ट जैसा ही ऑलमोस्ट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो दिस इज बिकमिंग 1112.03 by 2. दिस विल बी 6.015 है ना, वेरी क्लोज टू 6 अगेन एलानिन का भी। नाउ इफ आई आस्क यू दिस वन स्पार्टिक एसिड, अभी बताओ इसके पीके को मैं कितना लिखूं यहाँ पे। आई बी राइटिंग द ज्यूटेराइनिक फॉर्म हियर। अच्छा, ऐसे केसेस में ज्यूटेराइनिक फॉर्म लिखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। चलो मैं एस्पार्टिक एसिड की बात अलग से कर लेता हूँ। सो इफ आई टॉक अबाउट एस्पार्टिक एसिड और उसमें मैं पूछूं कि अलग अलग फॉर्म्स क्या होने वाले हैं, तो जस्ट सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस एस्पार्टिक एसिड एंड देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट। तो एलानिन तो बहुत ही सिंपल है, जो हम लोगों ने अभी सीखा है वही, जस्ट आई इंडिकेट दैट अगेन। तो अबाउट एलानिन इफ इट इज आस्किंग PI क्या होगा, तो विल सिंपली बी राइटिंग हाफ इनटू pk1 plus pk2, लाइक आई टोल्ड यू इट विल बी कमिंग 6.015 है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इफ आई राइट द फॉर्म्स ना, आई विल बी राइटिंग H NH3 plus COOH CH3 in the low pH range, then it will go in the moderate pH range, जो कि 6 वाला जो पार्ट आ रहा है वो यहीं पे आएगा, that will be going by COOH, sorry, COO minus NH3 plus, this is the deuterion, H and CH3, देखो R की जगह CH3 आ गया तो it has become Ln, and this is the deuterion form है ना, this is the deuterionic form, and then बाद में फिर it will be losing even more H plus from NH3 plus वाला part, तो this is becoming CH2 HCH3 है ना। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, PI का वैल्यू विल बी हाफ इंटू pk1 plus pk2। एनी डाउट इन दिस पार्ट, देन आई विल बी गोइंग फॉर H पार्ट। मैंने जानबूझ के 3 एग्जांपल लिए, एक में एक्स्ट्रा COH आता है, दूसरे में एक्स्ट्रा NH2 आता है। So now I will be giving you the example of aspartic. Any doubt in alanine? PI वगैरह पूछ लिया, या 3 में से कोई भी 2 दे दिया तो तीसरा निकाल लेंगे ना, pk1 pk2 एंड PI में से। अभी लेट्स गो फॉर aspartic acid। aspartic acid में देखो, अभी जो मैंने बताया था, दिस इज द कायरल कार्बन, इससे कनेक्टेड COOH है, NH2 है, H है, एंड जहां मैंने R लिखा था ना, ये पूरी चीज R की जगह आ रही है, R की जगह ये पूरी चीज आ रही है। दैट मीन्स हुआ क्या है ना, R की जगह पूरी चीज आने के चक्कर में ना एक COOH एक्स्ट्रा आ गया, एंड दैट्स व्हाई इफ आई गो इन द लो पीएच रेंज ना, अब देखो अपने पास क्या क्या आएगा। एक तो ये COOH है, ये NH3 प्लस के फॉर्म में रहेगा, whatever NH2 is there ना in low pH range, it will be in the NH3 plus का फॉर्म में। यहाँ देखो ये CH2 के बाद we are getting COOH here, and then we are getting here H. Now if I start increasing the pH, the first point which will be losing the H plus, उसमें जाने से पहले एक जो मैंने बताया कन्वेंशन वाइज, इसके pK को ही pK1 बोलेंगे
इसके पीके को ही pK2 बोलेंगे एंड दैट्स व्हाई देखो यहाँ pK2 जो है ना वो 9.82 है, pK3 3.86 है इन दोनों के बीच में, बिकॉज दैट इज द pK ऑफ दिस वैल्यू। तो इसके pK को वी आर गोइंग टू कॉल pK3 वैल्यू। Why it is having lower value than pK2? Because carboxylic acids are stronger acid than NH3 plus और अमोनिया डेरिवेटिव्स का, है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इसका वैल्यू जो है वो तो pK2 से कम है, बट कन्वेंशन वाइज वी आर गोइंग टू इंडिकेट COH जो कायरल कार्बन पे कनेक्टेड है उसी को pK1 बोला है, NH3 प्लस जो कायरल कार्बन पे है उसी को pK2 बोला है, और जो भी एक्स्ट्रा आएगा ना उसको pK3 बोलने वाले हैं। It may have a value in between pK1 and pK2. It may have a value more than pK2. ठीक है, तो दोनों तरह के केसेस आएंगे। तो यहाँ पे इफ आई स्टार्ट राइटिंग द अनदर फॉर्म, अभी देखो यार तीन तीन साइट हो गए, तो वी नीड टू टेक अ डिसीजन। द लोएस्ट pK वैल्यू इज गोइंग टू लूज द H प्लस फर्स्ट, एंड दैट्स व्हाई ये जो COH है ये तो रह जाएगा क्योंकि इसका pK हायर है। NH3 प्लस वाला भी रह जाएगा बिकॉज इसका pH भी हायर है। The lowest pK value is with this COH and that's why it will become this much. ये आ जाएगा। फिर से आगे if I keep increasing the pH then the next H plus will be lost by another COOH, है ना। तो this will be COO minus हो जाएगा ये NH3 प्लस ही रहेगा अभी भी। यहाँ पे COO माइनस हो चुका है एंड देन यहाँ पे H। नाउ फिर से जब एक H प्लस लूज करेगा देन विल बी गेटिंग, ये देखो COO माइनस L राइटिंग फर्स्ट, see this one COO minus CH2 and then COO minus NH2 and H, ठीक। now if I just identify ना net charge कितना आ रहा है, तो देखो इसका net charge is +1, इसका net charge is 0 and इसका net charge इसका net charge is -1 एंड लास्ट वाले का नेट चार्ज इज -2 तक जाता है। नाउ दिस इज द ज्विटर आयन, है ना, क्योंकि नेट चार्ज 0 होना चाहिए बट इंडिविजुअल फॉर्म्स कैन हैव चार्ज, मस्ट बी हैविंग चार्ज इन फैक्ट। यहां पर जो पीके दैट वाज pK1, यहां पर जो पीके है ना दैट इज, बताओ जरा ये कौन सा पीके है सेकेंड स्टेप में, इट इज pK3 एक्चुअली, है ना। एंड दैट्स व्हाई यहां पर जो है दैट इज pK3 और यहाँ पे pK2। नंबर्स वाइज भी साफ साफ समझ में आ रहा है, pK1 इज 2.1, pK3 इज 3.86। तो ये हमेशा सीक्वेंस में रहेगा। यहां जब मैं लिखूंगा इट विल बी इन सीक्वेंस, बट कन्वेंशन वाइज COH connected or bonded with chiral carbon will be having pK1 value and NH3 plus bonded with the chiral carbon will be having pK2 value, and that's why ये pK2 बाद में आ रहा है 9.82। now if this is the deuterion form, like I told you, इसका pK प्लस इसके पहले वाले का pK अपॉन 2 will become the PI value, is it okay? so if I ask you इसका PI कितना होगा, तो I'll be writing here 2.10 plus 3.86 upon 2, है ना। okay, very good. so now this will become 5.96 by 2, which is 2.98, है ना। is it okay? one last case is lysine। जितने पेस वाले है ना तुम्हारे मॉड्यूल में, तो लाइसिन का फॉर्मूला ही गलत दिया है। जहां COH है ना उसी पे NH2 डाल दिया है, मतलब कार्बन को पेंटावेलेंट करवा दिया, और ये उन्होंने पिछले 10 साल में ठीक नहीं किया है। लाइसिन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, उन्होंने क्या किया ना यहीं पे NH2 लगा दिया, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे नहीं लग सकता क्योंकि ऑलरेडी टेट्रावेलेंट हो चुका है। तो दिस इज द कार्बन जो कायरल कार्बन की बात मैं कर रहा था ना, ये कार्बन है जिसपे H भी है, COOH है, NH2 है, और ये पूरा जो है ना दिस इज द R वाला, दिस इज R। okay, now this R is having extra NH2 and that's why I told you कि अब फिर से इसके चार फॉर्म होंगे। we have 1 2 3 4 कार्बन बीच में दिख रहा है, I'll be writing all the forms right now। तो ये NH3 प्लस के फॉर्म में रहेगा if I am having low pH range, है ना, लो pH से हाई pH की तरफ जा रहा है। so we'll be having this form, then we have got 1 2 3 4 and then 1 minute, अच्छा मैंने ऊपर लिया तो ठीक है।
then we'll have यहाँ पे we have got hydrogen NH3 plus COOH। अच्छा देखो, इसके पहले वाले में तुम लॉजिकली भी बता सकते थे कि इस COH का pH जो होगा, pK जो होगा ना, वो ज्यादा होगा, मतलब वो वीकर एसिड होगा देन दिस वन, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका प्लस आई इफेक्ट काम करेगा ना, and that's why plus I nearer to this COH will make it weaker acid, है ना? Is it okay? तो ये लॉजिकली भी समझ में आ जाता है। वैसा ही यहाँ पे इफ आई राइट, ये देखो यहाँ NH3 प्लस है और यहाँ NH3 प्लस है, डेफिनेटली दिस इज वीकर देन दिस वन, है ना? इज इट ओके? क्योंकि उसपे बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उनका प्लस आई इफेक्ट विल बी मेकिंग इट वीकर एसिड, एंड दैट्स व्हाई नाउ लाइक आई टोल्ड यू, वैसे तो बाय कन्वेंशन वी आर गोइंग टू कॉल इट pK1, वी आर गोइंग टू कॉल इट pK2 एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट pK3। अब यहाँ पर ऐसा होगा कि obviously pK1 is greater than pK2, but pK3 will be greater than pK2 also, because यहाँ पर उसके पास अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं which will making it weaker acid, है ना? तो यहाँ देखो नंबर्स जो है ना वो सीक्वेंस में दिख रहे हैं, 2.18, 8.95, 10.53, pK3 is becoming greater than pK2 value, है ना? तो ऑर्गेनिक से ये पार्ट समझ में आता है। अभी मैं यहाँ से अगर लूज करवाऊंगा तो सबसे पहले तो ये COH वाला जाएगा, I'll be writing here NH3 plus, then we have got 1 2 3 4 and then we are getting this form COO minus हो जाएगा, this is H, this is NH3 plus। देखो this time this is not the deuterion, इसका नेट चार्ज +1 आ रहा है, इसके बाद जो आने वाला है ना that will become the deuterion। so यहाँ पे ये तो अभी भी ऐसा ही रहेगा based on the value pK value 1 2 3 4 and then we are writing COO minus H and यहाँ पे अब ये NH2 बन गया है, this is the deuterion form, and then last वाले में even the last वाला NH3 plus will also be losing its H plus 1 2 3 4 and then COO minus H NH2। now if you put the values, pK values रखोगे तो यहाँ पर pK1 आएगा, यहाँ पर pK2 आएगा, यहाँ पर pK3 आएगा। now if I ask you, बताओ जरा PI का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैन यू टेल मी? पीआई का फॉर्मूला ये बता दिया तो तुम्हारा काम हो गया, तुमको बात समझ में आ गई। pK2 plus pK3/2। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे दिस इज द, इट इज हैविंग नेट चार्ज, देखो क्या आ रहा है, नेट चार्ज इज +2, नेट चार्ज इज +1, यहाँ का नेट चार्ज इज 0, दिस इज द deuterion, दिस इज द deuterion एंड इसका नेट चार्ज इज -1, and that's why whenever we are choosing deuterion के पहले और इसका वाला pK, उसका एवरेज लेते हैं। so that's why if they are asking you यहाँ पे PI क्या होगा, we'll be writing PI in this case will be pK2 plus pK3 upon 2, and number अगर यूटिलाइज करोगे, मैंने नंबर रेफरेंसेस से लिए हैं, so if you utilize a number then we'll be getting 8.95 plus 10.53 upon 2, so if you add that 19.48 upon 2, so 9.5 and 2 9.74, that will become the PI of this amino acid। any doubt in this part? Any doubt to this point? तो ये थी तुम्हारी कहानी आयनिक इक्विलिब्रियम की, वी हैव कंप्लीटेड इट। अब इतना टाइम नहीं कि मैं आइसोमेरिज्म वाला बचा वो पार्ट कवर कर पाऊँ, क्योंकि उसमें भी मुझे, मैंने लाइक आई टोल्ड यू कि मॉडल वगैरह दिखा के करेंगे, तो वेंसडे को विल बी डूइंग दैट पार्ट। अभी आज मैं यहाँ आयनिक फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर आई हैव रिटन दैट रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास पहले विल बी फिनिशिंग आइसोमेरिज्म, वो अच्छे से हो जाएगा। इफ आई एम गेटिंग एटलीस्ट 1 hour देन आई विल बी स्टार्टिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, otherwise reaction mechanism उसके next class में will be starting, and next Monday will be starting the volumetric analysis। okay, चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। your ionic equilibrium is finished, now we are moving towards reaction mechanism and volumetric analysis। okay, चलो जी, bye everyone।